कैपेसिटी है, वैसे लेवल 4 का मुश्किल है ना? ओके, सो वेलकम टू द session of most expected topic and questions for the CSET 2023. This session is all about the name of the topic and the types of the question generally UPSC is being asked in the CSET exam from 2016. We will be going to have the trend which is actually followed by the UPSC regarding the questions and the topics, and also we will be going to analyze all the things what UPSC want from our site, and after that we will be going to predict that on what topics we should need more focus so that we can prepare in the culminative manner regarding that topic. Okay, तो ये तीन चीजें आज के सेशन में आपको ध्यान से देखनी है. एक तो यूपीएससी क्या फॉलो कर रहा है, बिकॉज आई विल टेल यू कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहा है. अब सपोज एक एवरेज का टॉपिक है, आई नो कि एवरेज में हर साल एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, मैक्सिमम दो, और जनरल वन, बिकॉज 4 साल में 3 साल एक आया और 2 साल 2 आए, इससे ज्यादा नहीं आ सकता, वेटेज नहीं है उसका. लेकिन एवरेज में कितने टाइप्स से खेल रहे वो, देर आर ओनली द 3 टाइप्स जिसमें से क्वेश्चन पूछता है, एंड देर इज द 4th and 5th टाइप जिसमें से पूछ ही नहीं सकता, आई एम डैम श्योर. तो वो 3 टाइप कौन से हैं जिस पर अपने को खेलना है, वो ध्यान से सुनना, ठीक है. सिमिलरली आई विल टेल यू सम ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द BR, सॉरी रीजनिंग में एक टॉपिक है ब्लड रिलेशन. अब ब्लड रिलेशन में सिर्फ कोई टॉपिक बनता ही नहीं है, वो तो रिलेशन है, उसमें तो लेवल हाई 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 हो सकता है, उसमें टाइप्स नहीं हो सकते किसी भी तरह से. बट इन माई वर्कशीट आई विल ट्राई टू गिव यू सम टाइप्स ऑफ द BR. मैंने जितना एनालाइज किया BR के, नियरली आई हैव एनालाइज 500+ क्वेश्चंस सिर्फ BR के, और मैंने क्वेश्चंस में क्या एनालाइज किया कि वो 5 से 6 टॉपिक हैं जिसके अराउंड वो घूम रहे हैं. तो वो वर्कशीट मैं जब आपको दूंगा, बिना पढ़ाई दूंगा वर्कशीट, ट्राई करना, और आप लोग सॉल्व मत करना, क्योंकि मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग सॉल्व करोगे, लेकिन उन क्वेश्चंस को पढ़ना एंड यू विल फाइंड दैट कि हाँ कुछ तो है. तो वो भी कोशिश करूंगा कि आज के सेशन में हो जाए. और क्वांट और रीजनिंग में आपको क्या क्या ध्यान देना है, क्वांट का तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि टाइप्स पे थोड़ा फोकस रखना, किस किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं बताऊंगा आपको, और शॉर्ट टॉपिक बताऊंगा. शॉर्ट कैसे हो सकता है, एक्सपेक्टेड को ही हम शॉर्ट कह रहे हैं, कि जो एक्सपेक्टेड मुझे लगता है वो ही यूपीएससी दे रहा है, तो वो ही इनडायरेक्टली शॉर्ट बनेगा, ठीक है. और रीजनिंग में इतना ज्यादा नहीं बता सकता मैं, नहीं कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि रीजनिंग तो बस रीजनिंग है. अगर 100 बच्चे क्लास के अंदर है तो 100 रीजनिंग बनेगी, रीजन तो सबके अलग है, ठीक है. तो उसमें कुछ नहीं हो सकता, उसमें मैं आपको टाइप्स नहीं बता सकता, उसमें टॉपिक्स बता सकता हूँ. तो आज का सेशन सिर्फ इसी अबाउट चलने वाला है, ठीक है. डू यू वांट टू आस्क द डाउट ऑफ द PNC? आज की क्लास में नहीं है, अच्छा है. अभी आई डोंट लाइक दिस, आज के बाद ये मेरी क्लास में ना हो, क्योंकि 3 दिन हो गए. मैंने आपको PNC का वर्कशीट दिया, सैटरडे आपको मिल गया था, सैटरडे का पूरा दिन, संडे का पूरा दिन, और 2 रात मिलके मैं एक दिन बनाता हूँ. आज का दिन तो शुरू हुआ है, 2 रात मिलके मैं एक दिन बनाता हूँ, ठीक है. तो 3 दिन हो गए, वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी. आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं और मैं क्लास 10th की तरह आपको पढ़ाऊँ, तो ये अच्छा नहीं लगेगा. ये सब क्लास 10th के बच्चों को बोला जाता है क्यों नहीं किया. ये मुझे ना बोलना पड़े आपको खुद से होना है कि करना है. डाउट्स हैं तो अभी डिस्कस करेंगे, हम पूरी शीट डिस्कस करेंगे. आपने शीट पूरी सॉल्व करी? शीट नहीं किया? अच्छा, फिर तो मिल जाएगा बाहर से. हाँ, सैटरडे को शीट मिला होगा ना, फ्राइडे को मिला है, सैटरडे को मिला है, जो भी मिला है. तो 4 दिन हो गए आपको, और 4 दिन में भी 34 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो गलत है. ये मतलब रातें भी तो गिनोगे ना दिन में. फ्राइडे क्लास हुई थी? अच्छा, फ्राइडे क्लास नहीं हुई थी, ठीक है. तो शुरू करते हैं फिर आज का सेशन.
सबसे पहले बात आती है, नोट कर लेना कॉपी के अंदर, कि क्वांट के कौन कौन से पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे पास। सबसे पहले मैं लेकर चलूंगा नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं, आई विल प्रोवाइड यू द डाटा ऑफ 2022 ऑल्सो, डोंट वरी। अगर नंबर सिस्टम की बात करता हूं तो नंबर सिस्टम में से हर साल बहुत क्वेश्चन आते हैं। किसी साल तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं और किसी साल कम आ रहे हैं, आप देख सकते हो। लेकिन अगर मैं 2022 की बात करता हूं तो देयर वर 14 क्वेश्चंस फ्रॉम द नंबर सिस्टम। और आप एक चीज देखो कि आफ्टर द 2016 ऐसा कोई ईयर ही नहीं है कि जिसमें नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नहीं आए। चलो मैंने कहा मिनिमम वेटेज है 5, इसके बाद कोई वेटेज नहीं। 2015 की बात नहीं करूंगा, ट्रेंड पूरा चेंज हो चुका है, तो वो तो हम देखेंगे ही नहीं, ठीक है। 2016 के बाद ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें इसके क्वेश्चन ना आए हो, और मिनिमम है 5, मिनिमम है 5, एवरेज में 5 मिनिमम है। यूपीएससी में 5 क्वेश्चन अगर सी सेट में एक चैप्टर के आ रहे हैं तो आई थिंक सो दैट इज गुड। और 2022 में तो 14 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम द नंबर सिस्टम ओनली। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द क्वांट। मैं एक चीज आपको बता दूं पहले कि देर आर 7 और 8 चैप्टर्स इन द क्वांट, एंड ओवरऑल अगर चैप्टर्स की बात करूं तो देर वर नियरली 15 to 20 चैप्टर्स। सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशन होती है, मैं कुछ चैप्टर्स को मिला के एक बनाता हूं और बाकी अगर देखूं तो वो चैप्टर अलग अलग बन सकते हैं। तो 15 to 20 लेकर चलते हैं एवरेज। वो 20 में से सिर्फ आप अगर 8 चैप्टर्स पढ़ के जा रहे हो ना क्वांट में, और 5 to 6 चैप्टर्स फ्रॉम द रीजनिंग पार्ट, बाकी आरसी में तो आपका जीएस पार्ट काम आता है तो आरसी का अलग चलेगा। आई एम नॉट द फैकल्टी ऑफ आरसी, तो दिव्या मैम विल टेल यू। अगर आप सिर्फ ये 14 to 15 चैप्टर करके जा रहे हो ना अच्छे से, अच्छा मतलब बहुत अच्छा, कि यू वॉन्ट लीव एनी टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, तो डेफिनेटली यू विल बी गोइंग टू क्रैक सी सेट इन एन ईजियर मैनर। बाकी के तो एक एक क्वेश्चन आते हैं, ये बल्क में आते हैं और ये शॉर्ट आते हैं, तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये तो पढ़े नहीं है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंस आपको पता लगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो देयर आर सम टॉपिक विच एक्चुअली द स्टूडेंट हैज टू लर्न फ्रॉम द नंबर सिस्टम इन द डेफिनेट मैनर। वो कौन से टॉपिक है? अकॉर्डिंग टू मी पहला टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। एवरी ईयर फ्रॉम द 2016 every year you will find at least one question from the divisibility rule. That is the most important topic, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आएगा। एंड आई थिंक सो आई डोंट नीड टू टेल यू द लेवल फ्रॉम द डिविजिबिलिटी रूल, बिकॉज 2022 में क्वेश्चन था, अल्फाबेट सीरीज थी, ए बी सी डी करके 9 वर्ड्स थे और उनके एसोसिएटेड नंबर आपको गिवन थे, और एक नंबर हटाओगे तो 9 से डिविजिबल है, 2 हटाओगे तो 4 से डिविजिबल है, ऐसा क्वेश्चन था, याद है? नहीं, अब देखना था, मैंने पहली बार में ही दिखाया था, और उसका लेवल मैंने कहा था कि अगर इसको अटेम्प्ट करने लग गए तो कई क्वेश्चन छोड़ दोगे आप। वो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था, एंड दैट इज फ्रॉम द डिविजिबिलिटी रूल। लेकिन डिविजिबिलिटी रूल पक्का ही आएगा, लेवल ऊपर नीचे होगा बट आएगा, ठीक है, और वो सारे लेवल हम कर चुके हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन मुझे जो लगता है वो आप लोगों का आने वाला है सर्ट्स और इंडिसीज से। एवरी ईयर फ्रॉम द 2018, 18, 19, 20, 21, 22, every year you will find the question from the सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस क्या है? आपने क्वेश्चन इस बार देखा होगा, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आया था, 2 की पावर 40, 2 की पावर 18 इंटू 2 करके ऐसा क्वेश्चन था, और स्मॉलेस्ट नंबर बताना था, 3 की पावर 21, 8 की पावर 12, ऐसा कोई क्वेश्चन था, मैंने क्लास में कराया था। सर्ट्स एंड इंडिसेस मतलब पावर का खेल, ये पक्का आएगा, ठीक है। बाकी टॉपिक तो बहुत सारे हैं बट इनमें से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आने वाला है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब मेरे पास बात आती है इस टॉपिक के बाद, दैट इज नोन टू बी एज कम विद द टॉपिक ऑफ एवरेज। एवरेज इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट एवरेज इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि एवरी ईयर यू विल फाइंड क्वेश्चन, एवरी ईयर, हर साल आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा, और क्वेश्चन कैसा आएगा उसको भी देखते हैं। इन द 2022 देयर वर 1 क्वेश्चन, 2021 1 क्वेश्चन, 2023 क्वेश्चन, देन 3 क्वेश्चन, एक साल नहीं आया, हटाया। 2018 में पैटर्न चेंज हुआ था, उससे पहले भी आया उसके बाद भी आया।
दो पैटर्न चेंज हुए, मैं आपको बताऊं। 2015 में पैटर्न चेंज हुआ। 2015 से पहले लेवल 1 था, 2015 के बाद लेवल 2 हुआ है, और 2018 के बाद एक्चुअली लेवल 2.5 हो गया। वो बहुत इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो वो पैटर्न जिस जिस ईयर चेंज हो रहा है उस ईयर नहीं आ रहा, और अभी पैटर्न चेंज नहीं होगा। बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, डेफिनेटली एक क्वेश्चन हम मान के चलेंगे। तो एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है। यू विल ऑब्जर्व की वेटेज तो कम है लेकिन टाइप बहुत आसान है। आप क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे इसका। मैं आपको बताता हूं किस तरह का क्वेश्चन आता है। इफ यू विल बी गोइंग टू ऑब्जर्व द टॉपिक ऑफ एवरेज, तो एक तो आएगा बड़ा सिंपल सा पैटर्न कि यू विल हैव नंबर ऑफ पीपल और यू विल हैव देयर क्वांटिटी, उनके एसोसिएटेड कोई भी क्वांटिटी होगा और उसमें से एवरेज निकालना। जैसे 2022 में एक क्वेश्चन आया था, लास्ट क्वेश्चन था 80th क्वेश्चन ऑफ सेट ए। 6 लोग थे, 6 लोगों का वेट दे रखा था और बस उनका एवरेज निकालना था। बहुत ही आसान, लेवल 6 मतलब क्लास 6 लेवल। सेकंड क्या आने वाला है? सेकंड आएगा इसमें से जो पहले आ चुके हैं या जो आ सकते हैं उसकी बात कर रहा हूं। क्लास की कॉम्युनिटी है, वेट दे रखा है। क्लास में सपोज देयर आर 5 पीपल्स, 1 2 3 4 5, एंड उनका एवरेज वेट तुमको दे रखा है। अब तुम्हें बोला गया कि यू हैव इंक्रीज 20 किलोग्राम टू द फर्स्ट 3 एंड 12 किलोग्राम टू द लास्ट 2। ऐसा करके कुछ कोई, ये बहुत आसान लेवल हो गया, लेकिन ये टाइप 2 हो गया, ठीक है। टाइप 3 क्या बन सकता है? लास्ट टाइप। अगर क्लास के अंदर ऐसा पूरा क्लास का एक एवरेज दे रखा है, गर्ल्स का वेट अलग है, बॉयज का वेट अलग है, और क्लास में टीचर भी है। पूरी क्लास का वेट एवरेज है, गर्ल्स का वेट अलग है, बॉयज का वेट अलग है, और लास्ट में आपसे पूछ लेगा टीचर का एवरेज क्या है, टीचर का वेट क्या है, ऐसा करके। या इन तीनों के मिक्सचर से क्वेश्चन बन सकता है। बस ये 3 टाइप है। वो यूपीएससी इनके अबाउट खेलता है। पास्ट ईयर एनालिसिस और फ्यूचर प्रेडिक्शन यहां से है। तो एवरेज इज द एक्सपेक्टेड टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन आएगा पक्का। बहुत बेसिक होता है। मीन आता है, मीडियन और मोड नहीं आता। मीन इज द एवरेज, तो मीन ही होता है, बस उसी के अराउंड खेलेंगे। उसके बाद आप देखना यहां पर एक टॉपिक आएगा आपका परसेंटेज, and in the percentage you will observe every year you will have question, every year. In the 2022 there were 3 questions from the percentage. हाँ, 2022 में 3 क्वेश्चन थे, परसेंटेज से थे। तो एवरेज अगर मैं देखूं तो आई कैन डेफिनेटली से कि एक साल ऐसा है 2018 और 2020 जिसमें एक क्वेश्चन आया, बट ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं आया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आज दिन निकल रहा है तो कल इस टाइम रात हो जाएगी। यूपीएससी अगर एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है ना, तो यूपीएससी का एक एग्जाम पैटर्न, आई नीड टू टेल यू, यूपीएससी कभी ऐसे नहीं सोचता कि चलो ये क्वेश्चन दे देता हूं और बच्चा आंसर कर देगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी अगर आप क्वेश्चन आंसर समझ के यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो। यूपीएससी का एक क्वेश्चन जो होता है ना, वो आपके एनालिसिस करने के लिए होता है कि वेयर एक्चुअली यू स्टैंड्स। तो यूपीएससी जो भी क्वेश्चन बनाता है ना, वो 360 डिग्री मैनर पे बनाता है। कहने का मतलब है कि आपने एक टॉपिक तो पढ़ लिया, उससे क्या समझे यूपीएससी वो बनाता है। और परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, जब आप ऑफिसर बनते हो, चाहे आप आईपीएस बनो, चाहे आप आईएएस बनो, चाहे आप आईआरएस बनो, कोई भी ऑफिसर बनो, आपके पास कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको जब एक ऑफिसर आप बनते हो तो आप एक घर को नहीं पालते, आप डिस्ट्रिक्ट को पालते हो। आप आईपीएस भी बनते हो तो भी डिस्ट्रिक्ट में एरिया रहेगा पूरा तुम्हारा, तो एक लोग तो होता नहीं, तो वहां पे आप एक एक की एनालिसिस नहीं करते। तो यू शुड हैव गुड कमांड ऑन द परसेंटेज टॉपिक, एंड आई एम डैम श्योर इन एनी ईयर परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। यूपीएससी क्वेश्चन आंसर नहीं देता कभी भी। आप ये गलत समझना, अगर आप ऐसा समझ के जा रहे हो कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा क्वेश्चन करके आ जाऊंगा, तो आप नहीं करोगे। मैंने पहले ही दिन ये आपको कहा था, सी सेट होता क्यों है, ये वही रीजन आ गया, एनालिसिस। तो परसेंटेज से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब मैं आपको बता दूं परसेंटेज से क्वेश्चन का लेवल कैसे होता जा रहा है। इफ यू विल बी गोइंग टू ऑब्जर्व द पैटर्न फ्रॉम द परसेंटेज, देन यू विल फाइंड कि भाई परसेंटेज का जो जनरल लेवल 2018 तक था ना, वो
डाटा एनालिसिस का था, ओ सॉरी डाटा एनालिसिस नहीं, फॉर्मूला पुटिंग का था। उससे पहले जो क्वेश्चन आते थे वो कुछ ऐसे आते थे कि आपको ये डाटा दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, और उसमें से ये परसेंटेज उठाया, ये उठाया, ये उठाया, और उसके बाद कितना आया। सिंपल परसेंटेज उठाना होता था। लेकिन जो इसके बाद के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 2019, 20, 21 एंड 22, उन क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग नहीं दिया, उस क्वेश्चन में आपको एनालिसिस दे दी, डाटा एनालिसिस। अब डाटा एनालिसिस कैसे है, इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। एक कंसेप्ट आपका बनेगा मल्टीप्लिकेटिव कंसेप्ट। ये मल्टीप्लिकेटिव कंसेप्ट क्या है, 2022 में भी इसका क्वेश्चन आया था, 21 में भी इसका क्वेश्चन था, 2019 में भी इसका क्वेश्चन था। मल्टीप्लिकेटिव कंसेप्ट क्या है, मैंने क्वेश्चन कराया था कि एक नंबर है 25% इंक्रीज हुआ, देन डिक्रीज हुआ, देन ये हुआ, तो उसमें हमने एक लाइन में सॉल्व किया था, उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव कंसेप्ट। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। अब एक क्वेश्चन आया था वोटिंग कंसेप्ट पे। एज इट इज क्वेश्चन मैं आपको शो नहीं करना चाहता, क्योंकि मैनी टाइम्स आई हैव शोड द क्वेश्चन फ्रॉम द 2022 एग्जाम, तो मैं नहीं चाहता वो बार बार आपको दिखाऊं। मैं सिर्फ आपको टाइप्स बता रहा हूं कि इन पे हम फोकस करने वाले हैं। जब आप क्लास में पढ़ोगे, बैच स्टार्ट में पढ़ोगे जब, तो यू विल फाइंड कि ये टाइप्स आपको थोड़े फोकस में रखने हैं। बाकी और भी पढ़ेंगे, लेकिन ये ज़्यादा कंसर्न है। वोटिंग कंसेप्ट में क्या होता है कि एक एरिया में इतने परसेंट लोगों ने वोटिंग दी, उसका इतने परसेंट जीतने के लिए चाहिए, तो बताए हारने वाले लोगों की कितनी। वोटिंग कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है। अब इनको सॉल्व करने का ट्रिक होता है कि 100 मान के सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चन क्लास की बात है। एक कंसेप्ट इसका आता है जो मुझे लगता है परसेंटेज का एप्लीकेशन है, वो है मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। एवरी ईयर यू विल फाइंड क्वेश्चन। देखो, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस जो है ना, वो रेशियो एंड प्रपोर्शन के साथ चलता है। हर साल एक क्वेश्चन इन दोनों पे आएगा, रेशियो पे या मिक्सचर्स पे। अब परसेंटेज का बहुत बड़ा एप्लीकेशन मिक्सचर्स एंड एप्लीकेशंस पे आता है। जब अब मिक्सचर एंड एलिगेशन का 2022 का क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट था, करने लायक था, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ना चाहिए, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ही अटेम्प्ट करते हैं आप। इतना डिफिकल्ट आ गया था वो कि मिल्क और वाटर का मिक्सचर था, इतना इस टू इतना का रेशियो था, कुछ परसेंटेज मिल्क का निकाला, पानी में मिलाया, देन पानी और मिल्क के मिक्सचर से निकाला तो मिल्क में मिलाया। अब बताओ दोनों इक्वल थे या अलग थे, कौन बड़ा कौन छोटा, ऐसा करके क्वेश्चन आया। तो वो अच्छा क्वेश्चन था। तो परसेंटेज का बहुत बड़ा एप्लीकेशन उस एरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तीसरा टॉपिक आपका परसेंटेज इंपॉर्टेंट बनेगा, जो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आ जाओ अगले पे। पहले क्या होता था ना, ये पीएनसी पे इतना फोकस नहीं दिया जाता था, नहीं देते थे। पहले क्या होता था, पीएनसी पे फोकस नहीं देते थे, क्योंकि मैंने आपको ये बात पहली बोली कि 18 से पहले पैटर्न था फॉर्मूला पुटिंग का, 18 के बाद पैटर्न आ गया एनालिसिस का। यूपीएससी को समझ आ गया कि यहाँ तो बहुत सारे आईआईटीएंस आके पेपर देने लग गए हैं, अब रह जाएंगे बच्चे। तो उसने पेपर ऐसा बनाया कि तुम कितने ही आईआईटीएंस क्यों ना हो, कितनी रातों को तुमने मैथ्स क्यों ना पढ़ी हो, लेकिन अगर यूपीएससी के सीसेट की तैयारी करनी है तो करनी पड़ेगी, क्योंकि दैट इज एनालिसिस। अब एनालिसिस क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बुक पढ़ाई, बुक पढ़ाने के बाद एक तो मैंने दे दिया वो क्वेश्चन उठा के कि ये पेज पे ये क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है, तो यू विल बी गोइंग टू डू इट। अब वो ही कोई ऐसे बच्चे को दे दिया जिसने बुक भी नहीं पढ़ी, तो काम खत्म। हैव यू हेard अबाउट द ओपन बुक टेस्ट? कभी दिया है ओपन बुक? कब दिया? हाँ, कल मैंने एक ओपन बुक टेस्ट देखा। एक्चुअली मैं आईएएस ऑफिसर है एक, और वो यूपीएससी में ही है, तो मैं उनसे बात कर रहा था, मेरे अच्छे जानकार थे वो। तो मैं गया हुआ था, तो मैंने बात करी, मैं कहा ये सी सेट है क्या। मैं जब देखता हूँ सी सेट को, तो पर्सनली 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैं ही नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, ऐसा लगता है, मतलब दिमाग हाई लेवल का लगाना पड़ेगा। और मैंने ऐसे भी देखे बहुत सारे आईआईटीएंस है जो कर ही नहीं पाए। आईआईटीएंस मतलब मैथ्स का खलीफा, आईआईटी की मैथ्स बहुत हार्ड है। और बहुत सारे ऐसे आर्ट्स वाले स्टूडेंट है जो क्वालिफाई कर गए। फिर उन्होंने मुझे ये बात समझाई, अगर आपने एक बात देखी हो तो यूपीएससी का पैटर्न पहले था फॉर्मूला कंसेप्ट, और अब फॉर्मूला काम नहीं आएगा। सिर्फ जो पहले दिन हमने ओरिएंटेशन में देखा, अब एनालिसिस होती है। आप पूरी बुक पढ़ लो, एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहा, आपको क्वेश्चन उस लेवल का दे दिया गया है कि सिर्फ आपको फॉर्मूले याद है अगर, तो आप नहीं कर पाओगे। आपके सामने बुक भी खोल दी तो भी नहीं कर पाओगे, जब तक आप उसको समझोगे नहीं।
तो यूपीएससी के क्वेश्चन अब थोड़े से मॉडिफाई चल रहे हैं, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपकी जो पहले की नॉलेज है ना, वो आपको कॉन्फिडेंस दे सकती है। पहले की नॉलेज आपको थोड़ी कम मेहनत करा सकती है। मैथ्स में स्ट्रांग हो तो मेहनत कम करनी पड़ेगी, फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन पहले की नॉलेज पे अगर आप ये सोचकर चल रहे हो कि यूपीएससी क्रैक कर जाऊंगा, सी सेट की बात कर रहा हूं, तो यू वांट एबल। और वही जो बिल्कुल नहीं पढ़ के बैठा ना, सिर्फ उसको एक्स्ट्रा मेहनत इतनी करनी पड़ेगी कि फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। जब दोनों फॉर्मूले याद कर लेंगे ना, तो आईआईटीएन और वो आर्ट्स वाला दोनों सेम लेवल पे आएगा और दोनों को डिफिकल्ट लगेगा। तो क्वेश्चन अब एनालिसिस पैटर्न पे बनने लग गए। तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है? खुद से सोचना। मैंने 4 क्वेश्चन दे दिए, मैंने कहा सोचो इसके बारे में। एक तो आपने क्वेश्चन पढ़ के किताब में से आंसर ढूंढ के दे दिया, वही दूसरा स्टूडेंट मेरे पास बैठा है, सर ये 4 क्वेश्चन जो है ना, ये पहली बात तो एक क्वेश्चन आता है तो चारों आते हैं, इतनी डीप में उसने बात बोली मेरे को। तीसरे स्टूडेंट ने कहा सर ये बात भी ठीक है, एक क्वेश्चन आते हैं तो चारों आते हैं, और इन चारों क्वेश्चन के लिए इस पेज पे जाके अगर मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा डाटा मिल जाएगा। तो आप कर क्या रहे हो? पहला बंदा तो बस जस्ट गॉट द फॉर्मूला एंड आंसर, और गलत होगा पक्का। दूसरे ने एक अच्छी बात बोली, तीसरे ने थोड़ा और डीप में गया, तो सेकंड एंड थर्ड गिव यू द एनालिसिस। आर यू गेटिंग इट? और परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट द एनालिसिस। क्या करे थे क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन करने में हैव यू ऑब्जर्व्ड कि हर क्वेश्चन में अलग लेवल का दिमाग लगाना पड़ रहा था? भाई फॉर्मूला तो आता है वो ठीक है, लेकिन खाली फॉर्मूला लगाऊं कैसे वो नहीं पता। और दिन पे दिन यू विल ऑब्जर्व कि इंक्रीज होता जा रहा है। 2022 में 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन इटसेल्फ बहुत बड़ी बात। और अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन भी ऐड कर दूं पीएनसी में, क्योंकि मैं कर सकता हूं उस क्वेश्चन को इस रूल से, तो 5 क्वेश्चन थे पीएनसी के। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिविजिबिलिटी रूल से काउंट कर सकते हैं हम, तो वो भी अगर मैं पीएनसी से सॉल्व करूं, कर सकते हैं हम, देयर कैन बी द चांस, तो वो 5 बन जाते हैं, डिपेंड करता है। तो एग्जैक्टली नंबर मेरे को याद नहीं है, मैं एक मोटा मोटी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं कि इतने बन सकते हैं, एग्जैक्टली याद नहीं है, पेपर थोड़ी याद है मेरे को, लेकिन इसका वेटेज बढ़ा। तो वेटेज कैसे बढ़ रहा है वो आपको समझ में आ रहा है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि एवरी ईयर एवरेज क्वेश्चन आता ही आता है। तो भाई एक्सपेक्टेड तो पक्का है, डेफिनेटली आई विल हैव द क्वेश्चन फ्रॉम द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इन माय एग्जाम, डेफिनेटली। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना आए, बिकॉज फेवरेट टॉपिक है एनालिसिस का, और एनालिसिस तो यूपीएससी चाहता है तुमसे। समझ आया? पक्का। एक एक्सपेक्टेड ये बना। अब आपके पास आता है सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम का दूसरा भाई है। जितना इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका सिंप्लीफिकेशन है। क्यों? सिंप्लीफिकेशन मतलब अलजेब्राइक इक्वेशन के बारे में सुना? वो लीनियर इक्वेशन x मानो y मानो, दोनों को ऐड करो, इसमें से आधा उसको दो और आधा वो फिर किसी और को दे रहा है, हर ईयर क्वेश्चन आता है। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन कई बच्चे कहते हैं कि ये तो इक्वेशन बना के सॉल्व हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, होता है। सिंप्लीफिकेशन मतलब लीनियर इक्वेशन, लेकिन क्वेश्चन तो सारा यही है कि इक्वेशन बना के तो सॉल्व होता है, इक्वेशन बनाएगा कौन? अब आ गई बात। अब 2022 के क्वेश्चंस को देखना, मैं 22 की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न पे है, वो याद होता है सबको। अब 21 का पेपर भूल चुके हो तुम लोग, मैं उसकी कोई बात नहीं करूंगा। 2022 दिमाग में होता है, अभी अभी सॉल्व करा है ना ताजा ताजा, तो मैं उसी से एग्जाम्पल दे के पढ़ूंगा। 2022 में कुछ क्वेश्चन थे ऐसे कि इसने 2 बुक खरीदी 50 रुपए की, और ऐसा एनोटेशंस का क्वेश्चन आया था कि 50, 20 और 10 रुपीज कॉइन्स थे, इनको मिला के इतना नंबर टोटल पैसा बनता है, तो अगर मैं 50 कॉइन्स 10 रुपए वाले यूज करता हूँ तो बाकी के कितने कितने, ऐसा करके क्वेश्चन था। अब वो डाटा आपको दे दिया, उस डाटा से अगर आप इक्वेशन नहीं बना सकते तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो वो क्वेश्चन आया। एक और क्वेश्चन था कि राम को वो करना है, कुछ पैसे राम ने लिए और वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ABCDF पे। ए को दिए, फिर बी को उसका आधा दिया, सी को उसका भी आधा दिया, डी को उसका भी आधा दिया, ऐसा करके क्वेश्चन था। अब सिंप्लीफिकेशन अगर नहीं आती तो वो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होगी। कोई सिंप्लीफिकेशन क्या? लीनियर इक्वेशन, यू कैन डू इट विद द लीनियर इक्वेशन एज वेल। बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, इंजीनियर्स माइंड हो। इंजीनियर्स माइंड मतलब इंजीनियर नहीं होता, इंजीनियर्स माइंड होता है, कोई भी हो सकता है। तो
बहुत जल्दी कर दोगे, मन में लगा दोगे कंसेप्ट जैसा अपन में ट्रिक ने करा था वो। या एक क्वेश्चन और भी था कि पर्टिकुलर क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, मतलब 3-4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आया। अब इक्वेशन बना के सॉल्व कर देंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इक्वेशन बनाना इज द मेन टास्क, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो दैट इज द एनालिसिस। आप जितना सोचोगे कर दोगे। तो सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, जो टॉपिक मैं बता रहा हूं ना ये कॉपी में लिख लेना, और जब सीसेट 2023 होगा ना तो इस वीडियो को रिकॉर्डेड यूट्यूब पे डाल रहे हैं, इसकी वीडियो क्लिप करके दिखाऊंगा, एंड आई एम डैम श्योर आएगा, क्योंकि पैटर्न अपन ने समझ चुका है कि यूपीएससी सीसेट कहां खेल रहा है। यूपीएससी सीसेट क्वेश्चंस पे नहीं खेल रहा, यूपीएससी सीसेट एनालिसिस पे खेल रहा है। अब एनालिसिस करने के लिए क्या जरूरत है वो तुमको देगा, तो सिंप्लीफिकेशन के बिना तो पता ही नहीं लग पाएगा ना तुम कितना इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन। 22 में 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। हाँ, वो भी सिंप्लीफिकेशन ही है, सिंप्लीफिकेशन था वो, और वो बहुत बच्चे गलत करके आए थे, क्योंकि उसका 40.4 आंसर था, 40 लगा कर आए थे वो, इतना मतलब था ट्रिकी क्वेश्चन। चलो, अब ये टाइम डिस्टेंस है ना, मैं इसको एक्सपेक्टेड नहीं मानता भाई, मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता मैं बता देता हूँ। यू विल फाइंड कि हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है, तो फिर एक्सपेक्टेड क्यों नहीं मान रहे आप? क्योंकि ये टाइम डिस्टेंस ना सभी पढ़ के आते हैं, 9th क्लास में पढ़ा है, हाँ 9th क्लास में पढ़ा है ना, 10th में भी थोड़ा बहुत पार्ट काम आ जाता है, पता नहीं आता ही नहीं आता, कईयों के आता है कईयों के नहीं आता, वो डिपेंड करता है अपने आप में। तो मतलब बहुत बेसिक टॉपिक है ये, एक दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं वो फॉर्मूले आपको बता भी दूं तो आप बहुत खलीफा बनोगे, और नहीं भी बताऊंगा तो आप छोड़ के आओगे। ये बहुत आसान लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता आपसे, क्योंकि 22 में कोई क्वेश्चन नहीं था, और उससे पहले भी वेटेज बहुत हाई नहीं आई हुई, बहुत हाई वेटेज नहीं आई हुई इसकी। तो मैं अगर नहीं भी कहता हूं कि मत पढ़ो तो भी काम चलेगा, और अगर कहता हूं पढ़ लो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट जाएगा। मैंने पहले दिन एक बात बोली थी, मेरे साथ चिपक के मत बैठना, you need to put your efforts and that will actually work। तो टाइम बचे तो कर लेना, मेरी तरफ से मैं नहीं कहता कि एक्सपेक्टेड है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि तुमको अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो फॉर्मूले वर्मूले तुमको याद हो जाते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अच्छा है जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तो यू विल फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग, क्योंकि कुछ ट्रिक्स आती हैं, लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, मतलब फॉर्मूला पुट करा और आंसर आ गया, बहुत दिमाग की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब बात आती है यहां से एलसीएम, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, ये सब ना एक्सपेक्टेड नहीं है। ये क्या है ना, जैसे वो होता है ना ट्री की मेन ब्रांचेस होती हैं और उसकी सब ब्रांचेस होती हैं, तो ये सब ब्रांचेस वाले टॉपिक हैं। अब अगर अपने को प्रोडक्ट चाहिए ना, तो अपन ब्रांचेस ब्रांचेस पे नहीं खेलेगा, अपन तो पूरा ही काटेगा, बड़ा स्केल है। तो ये इनके बारे में कोई बात नहीं करने वाला, क्योंकि अगर आया तो एक क्वेश्चन हार्डली हार्डली या 2 क्वेश्चन हार्डली, तो इनके बारे में कोई बात नहीं, यूं तो फिर सारा ही सिलेबस है। तो अभी इस पेज से एक्सपेक्टेड क्या निकाला, मजा आया कुछ? नंबर सिस्टम इज द एक्सपेक्टेड, और एक्सपेक्टेड क्या श्योर शॉर्ट है, परसेंटेज श्योर शॉर्ट है, परमुटेशन श्योर शॉर्ट है, सिंप्लीफिकेशन श्योर शॉर्ट है। क्यों है? क्योंकि एनालिसिस पार्ट है, इनके बिना काम नहीं चल पाएगा, ये तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद मेरी बात आती है यहां से नेक्स्ट वन, आगे से होगा, पार्टनरशिप के क्वेश्चन नहीं आते, जैसे मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, हाँ इसने इतना पैसा लगाया, और फिर 2 साल बाद मुझे कितना मिलेगा, बहुत इजी। देर आर ओनली द 2 टाइप्स एंड यू वी शुड हैव टू फोकस ओनली द 2 टाइप, तीसरा बना ही नहीं आज तक। हाँ यूपीएससी में आया है ना, पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया है, लेकिन वो बहुत आसान है, क्लास में 1 घंटा पढ़ाऊंगा, उस दिन 2 टॉपिक करेंगे, एक तो पार्टनरशिप कर लेंगे, एक कोई छोटा सा और कर लेंगे, और वो 1 घंटा भी आपको एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि 2 ही चीजें पढ़नी है। अब उस पर 20 क्वेश्चन करा दूंगा मैक्सिमम, और कितने कराऊंगा, और 20 में से 15 तुम खुद करोगे, क्योंकि सारे सेम है, वो बहुत आसान है। ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, मैं तुम्हें बहुत डिटेल में नहीं, मैं तो तुम्हें ओवरव्यू दे दूंगा ना। नहीं, एस आई सी आई इज डिफरेंट, एस आई सी आई इज डिफरेंट। तो अभी बात आती है यहां से कि नेक्स्ट वन इज
ratio proportion. There are two topics. One is the ratio proportion, one is the mixture and alligation. तो मैं दोनों को साइमल्टेनियसली लेकर चलता हूं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के इंटर रिलेशन में आते हैं. एक के बिना दूसरा और दूसरे के बिना पहला करने में थोड़ी प्रॉब्लम यू विल फाइंड. So I need to tell you कि every year you will find that there is the question from the ratio and proportion in the exam. In 2022 also there were, I think so too. I'm not confirm about the number of the question. I need to tell you वो analysis मैंने पहले कर दी थी कि किसमें से कितना आया है, तो मुझे याद नहीं है, बट मैं तो जो बताना चाहता हूँ वो बेसिकली यही है कि एवरी ईयर यू विल फाइंड. तो 22 में भी क्वेश्चन था, दो थे, मोस्ट प्रोबेबली दो थे कि तीन थे, दो तो थे. तो रेशियो प्रोपोर्शन क्यों जरूरी? फॉर्मूला तो काम आता है, लेकिन फॉर्मूला काम आने के बाद बिना यू नीड टू पुट योर माइंड इन द क्वेश्चन. उसके बिना काम नहीं चलता. करके देख लेना, मेरी बात मजाक में लगे. एक क्वेश्चन तो मैं बता ही देता हूँ कैसा था. ए और बी भाग रहे हैं सर्कुलर ट्रैक पे. मैंने क्लास में कराया था पहले दिन ओरिएंटेशन में. दोनों की रेशियो है 3:2. याद आया कुछ? ए और बी भाग रहे थे सर्कुलर ट्रैक पे. टोटल 3000 मीटर का ट्रैक था, एक राउंड 300 मीटर का था. 3:2 की रेशियो पे भाग रहे थे. पूरे रेस में कितनी बार मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन था. भाई अगर आप ध्यान से नहीं सोच रहे ना, और अगर इसको आप सिंप्लीफिकेशन से रिलेट करते हुए भगा रहे हो, तो यू विल कंज्यूम 3 मिनट 4 मिनट इन दैट क्वेश्चन, एंड एट लास्ट यू विल फाइंड कि कुछ गलत आ सकता है. वो होगा. रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन तो किसी भी फॉर्मेट में दे देगा. वी कैन ऑल्सो सॉल्व दैट क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एलसीएफ, एलसीएम, एचसीएफ. वो पर्टिकुलर क्वेश्चन ना, नहीं, बहुत लंबा पड़ेगा, बहुत लंबा पड़ेगा. यू कैन डू दैट, बहुत लंबा पड़ेगा. एलसीएम एचसीएफ तो फॉर्मूला कंसेप्ट है वो, और कुछ नहीं है. और रेशियो प्रोपोर्शन से भी कर सकते हो. मतलब रेशियो प्रोपोर्शन तो रेशियो दे दी तो वो काम आ गया. तो रेशियो प्रोपोर्शन तो पक्का आएगा, किसी भी फॉर्मेट पे आए बट आएगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. So definitely we will have the question in 2023 also. So there are actually 5 topics which I have told you that is very important regarding the CSET 2023. Very important. ठीक है. अब बात आती है यहां पर कि जो छोटे छोटे टॉपिक आपके बचते हैं. अच्छा, नंबर सीरीज. नंबर सीरीज वैसे मैं आपको बताऊं, ये मैं मानकर चलता हूं कि इट इज द पार्ट ऑफ द वो रीजनिंग वाला पोर्शन. ठीक है, बट यहां लिखा है तो यहां बात कर लेते हैं. नंबर सीरीज तुम देखोगे कि 2016 एंड 17 पे नहीं आया, बाकी सब में आया. और मैंने आपको पहले ही बताया कि 2018 के बाद पैटर्न चेंज हुआ है. लेवल ऑफ क्वेश्चन चेंज हुए हैं, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन चेंज हुए हैं, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन चेंज हुआ है. आप पहले के देखो और बाद के देखो, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंस आफ्टर 2018. 18 के बाद भी हुआ, 18 के बाद भी हुआ. तो 18 के बाद एवरी ईयर यू आर फाइंडिंग इट. और अगर मैं देखूं तो 21 से 15 तक 10 क्वेश्चन बने हैं टोटल. इंपॉर्टेंस तो अपने आप बन रही है इसकी, बन रही है ना. तो 22 में भी थे, 2 थे कि 3 क्वेश्चन थे नंबर सीरीज के इटसेल्फ. अब नंबर सीरीज ना बहुत डिफिकल्ट नहीं है. पैटर्न इज एब्सोल्युटली द सेम. 5 मिनट में बता दूंगा. अब वो काम आएगा नंबर सिस्टम, काम आएगा नंबर सिस्टम. तो पढ़ाना नहीं होता इसमें, इसमें कराना होता है. रीजनिंग के ज्यादातर टॉपिक ऐसे है कि आई विल गिव यू द लेक्चर ऑफ 15 मिनट्स ओनली एंड यू विल बी गोइंग टू डू द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. एंड इफ यू वांट एबल टू डू द क्वेश्चन, देन आई नीड टू टेल यू ओनली द पैटर्न यू नीड टू फॉलो इन दैट क्वेश्चन, ओनली द आंसर. उसमें कुछ थ्योरी होता ही नहीं. रीजनिंग इसीलिए बस रीजनिंग है, थ्योरी नहीं होता, रीजन होता है. एंड यू आर वेल क्वालिफाइड, यू हैव योर ओन रीजन, you have your own reason, you will have your own reason, something reason that is different with everybody. तो वो काम नहीं आएगा, उसमें थ्योरी काम नहीं आएगा ना, उसमें तो अपने अपना चलेगा सबका. तो ये मैं रीजनिंग में लेकर चलता हूँ. यहाँ लिखा है बट ये इंपॉर्टेंट है. पढ़ना नहीं होता, करना होता है. अब वो मैंने एक इसमें टेबल बनाया है नंबर पार्ट्स का, कि मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो मैंने देखे कि एसएससी बैंक, इनके बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं नंबर सीरीज से रिलेटेड. यूपीएससी इतना टफ नहीं पूछता, पैटर्न अलग आता है. तो मैंने ना एक टेबल बनाया है छोटा सा. आई एम नॉट सेइंग कि वो टेबल से ही आंसर आएगा, बट आई कैन से कि अगर वो टेबल पे चलते हैं तो यू कैन अप्लाई एवरी कंसेप्ट ऑन एवरी क्वेश्चन, और उनमें से एक में आंसर आ ही जाएगा.
तो वो कहते हैं ना कि एक नंबर सीरीज देखने के बाद पता नहीं लगता क्या फॉलो कर रहा है। तो वो टेबल देखने के बाद ना, टेबल में क्या है, 6-7 टॉपिक है मैंने बनाया, मतलब व्हेन वी विल बी गोइंग टू हैव दिस पर्टिकुलर लेक्चर इन द कोर्स, तो वो मैं टेबल आपको शो कर दूंगा करते कैसे है क्या है। फिर वो धीरे धीरे एक एक करके अप्लाई करेंगे ना, तो एक में से आंसर आ जाएगा। मतलब टाइप्स कह लो, टेबल कह लो, मैंने कोशिश करी वैसा बनाने की ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। तो चलो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो नंबर इससे क्वांट पोर्शन से 6 टॉपिक अपन ने देखे कि दैट वी नीड टू डू इट एनी मैनर, करना तो है। अब आती हैं कुछ टॉपिक दैट वी नीड टू फॉलो द रिलेशन और इंटर रिलेशन। लाइक आई नीड टू टेल यू, अभी कुछ टॉपिक बचे हैं जैसे कि SICI। अब भाई इसके क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में तो 2022 में भी एक क्वेश्चन था, 21 में भी था, 2-3 थे, 2020 में भी था। एवरी ईयर यू विल फाइंड इट। बट SICI मैंने क्यों नहीं बताया? SI तो सिंपल फॉर्मूला, PRT/100, वो तो एक ही फॉर्मूला है और कोई है ही नहीं। 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो 3 ही तरह के हैं, वो तो बहुत आसान हो गया। तो मतलब आप कर लोगे, कोई नहीं भी बताएगा तो खुद से कर लोगे। CI पोर्शन अगर आपने कभी देखा हो या फॉर्मूला पढ़ा हो, तो ये और कुछ नहीं होता, ये आपका परसेंटेज होता है। जो परसेंटेज में, हैव यू सीन द मल्टीप्लिकेटिव कंसेप्ट? पढ़ा था क्या मल्टीप्लिकेटिव कंसेप्ट? नहीं देखा था? 25% इंक्रीज हुआ, 20% डिक्रीज हुआ, फिर 10 इंक्रीज हुआ, वो वाला कंसेप्ट। तो वही तो है ये। मैंने तो CI का कभी फॉर्मूला देखा ही नहीं, मुझे मतलब देखा तो याद नहीं है। मैं तो हमेशा मल्टीप्लिकेटिव कंसेप्ट लगाता हूँ, और जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो मैं वही लगवाऊंगा। हो गया। तो अलग से जोर मत देना, क्वेश्चन करोगे ऑब्वियसली, टॉपिक तो कोई भी नहीं छोड़ोगे सी सेट के लिए, पढ़ना तो सारा है। बट ये वो हैं जिन पे ज्यादा फोकस करना है, और इनको करने के बाद आई विल फाइंड कि 15-20 क्वेश्चंस जो है मैं आराम से निकाल चुका हूँ। इतने निकाल दिए तो सी सेट तो पक्का निकलेगा। 6 चैप्टर अगर इतने क्वेश्चन निकलवा रहे तुम्हारे, सी सेट तो निकल गया। RC भी तो पढ़ के जाओगे, थोड़ा बहुत रीजनिंग भी कर दोगे। रीजनिंग तो इतनी आसान होती है कि तुम निकाल दोगे। अभी मैं तुमको दे रहा हूँ वो टॉपिक जो तुम निकाल दोगे बिना पढ़े। अब इसके बाद एक टॉपिक और आता है, ये है बहुत एक्सपेक्टेड है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। CI पे फोकस नहीं करता, SI पे फोकस करता है, क्योंकि CI तो मल्टीप्लिकेटिव कंसेप्ट में निकाल लेता है वो। SI का क्वेश्चन 2022 में भी आया, CI का क्वेश्चन 21 में आया था, बट एक ही था। 21 पे 2 क्वेश्चन CI के थे, SI के। SI फोकस्ड रहता है और इजी है। अब आता है एक टॉपिक, डाटा सफिशिएंसी। पता तो है ही ना कि पहले रीजनिंग था, अब क्वांट पे जुड़ गया ये। दैट इज द टॉपिक जो खेल रहा है दोनों में, और ये तो पक्का आएगा। ऐसा कोई टॉपिक जो दोनों में कॉमन है, उसका क्वेश्चन तो 101% यू विल फाइंड इन द एग्जाम। 3 पोर्शन होते हैं, RC, रीजनिंग एंड क्वांट। अगर मैं देखूं तो तीनों का 33 परसेंटेज, लेकिन यूपीएससी ने क्वांट इंक्रीज करा, इसको डिक्रीज करा, RC को साइड रख दी। RC में तो 1-2 क्वेश्चन की वेरिएशन है, वो उतना ही आता है हर साल, कभी 1-2 ज्यादा, कभी 1-2 कम। मैथ्स बहुत इंक्रीज कर दी। अब आर्ट्स वाले बच्चे बहुत डरते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 2-3 महीने की तैयारी, 4 महीने की तैयारी अगर आपको कोई कराए, और आप खुद से फिर प्रैक्टिस करते रहो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डेली के, तो निकाल दोगे, आसान है। तो डाटा सफिशिएंसी तो एक ऐसा टॉपिक है जो पहले आपका पूछता था रीजनिंग पार्ट से, और अब आपका पूछने लग गया क्वांट पार्ट से। यानी आपको क्वांट की नॉलेज अगर है ना, तो यू विल हैव द क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द डाटा सफिशिएंसी। 22 में भी थे, स्टेटमेंट कंक्लूजन करके क्वेश्चन थे, डाटा सफिशिएंट है कि नहीं है, ऐसा करके 3-4 क्वेश्चन थे, आया था। हर किसी पे डाल सकते हैं, 2 स्टेटमेंट दे दी। अब रीजनिंग में भी था डाटा सफिशिएंसी, Z इज द ब्रदर ऑफ Y, याद है कुछ? X, Y और Z थे, Y इज द ब्रदर ऑफ Z, X इज द ब्रदर ऑफ Y, Z का जेंडर बनाना है, हाँ वो ऐसा वाला क्वेश्चन आया था। और X इज एन इंटीजर, ऐसा भी क्वेश्चन था। 2 तो मुझे याद है, बाकी याद नहीं, और भी थे। क्वेश्चन तो आएगा, लेकिन एक बात ध्यान देना, मैं नहीं कुछ कह रहा, तुमको बेसिक नॉलेज सबको पता है। मैं क्वेश्चन दूंगा तुमको, आज नहीं दूंगा, 1 हफ्ते बाद दूंगा। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, प्रीवियस ईयर दूंगा सारे उठा के, एंड आई एम डैम श्योर, अरे कर दोगे, 90% क्वेश्चन करोगे भाई।
खुद से करोगे। आप तो 12th के हो, मैं तो आपको ही कह रहा हूँ आप करोगे, और ये तो फिर भी पढ़े लिखे कॉलेज के आ गए, ज्यादा पढ़ाई कर ली, आप तो कर ही लोगे, आप भी करोगे। तो इसके लिए निडर होके मान के जाओ 3 क्वेश्चन तो निकाल के आऊंगा पक्का, इतना आसान लेवल आता है। वो बेसिक नॉलेज सबके पास होती है। अच्छा, मैंने पहले दिन आपको ओरिएंटेशन में बताया था क्या जरूरत है डाटा सफिशिएंसी की अपने को, मतलब इसके क्वेश्चन हैंडल करने के लिए विच आई रिक्वायर एक्चुअली, कैन यू प्लीज टेल मी। हाँ, कंसेप्ट तो चाहिए, सारी पॉसिबिलिटीज लेकर चलना, मतलब यू कैन नॉट कंसिडर एनीथिंग बाय योरसेल्फ। अब जेड था भाई दिमाग में, आपने पहले दिन क्वेश्चन नहीं करा था, आपने भी नहीं किया था, आपने भी नहीं किया था वो, आई थिंक सो इसने कर लिया था। तो क्या था, यही तो था कि आपने अपनी तरफ से मान लिया था। हाँ, नहीं मानना, जो क्वेश्चन में है बस उस पे रहना है, बस आप तो ब्लैंक हो, आपको कुछ नहीं पता, बट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द क्वेश्चंस। हाँ, वो तो सब मानना है, वो तो उसका कंसेप्ट है, एनालिसिस है ही वो, समझ आ गया। ये बहुत आसान है, और ये हर साल आसान आ रहा है, तो ये मुश्किल होएगा ही नहीं, क्योंकि डाटा आपको गिवन होता है। इफ यू विल बी गोइंग टू फाइंड द आंसर तो सफिशिएंट है, नहीं तो नहीं है। तो डाटा तो आपको गिवन होता है ना, कंसिडरेशन जो करनी होती है वो डाटा के लिए करनी होती है। एंड इफ यू विल हैव डाटा फ्रॉम द क्वेश्चन, देन आई डोंट थिंक सो कि सामने अगर लक्ष्मी खड़ी है तो आप नहीं ले सकते, आराम से कर दोगे। आंसर पड़ा हुआ है ना, लेके निकाल दो, वो आसान होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड बहुत जल्दी परफेक्शन आ जाता है। चलो भाई, क्वांट के कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे, नहीं होगा। ऐसा क्या होता है ना, 15 के बाद जो चेंजिंग आया ना, वो एनालिसिस की तरफ गया। पहले फॉर्मूला पुटिंग था, बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूला थे। 2015 के बाद जब आप 2016 का पेपर देखोगे ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो रात था ये दिन था, ऐसा नहीं होता। वही क्वेश्चन उसमें भी आ रहे हैं, वही इसमें भी आ रहे हैं, लैंग्वेज चेंज हुआ। सुनो, लैंग्वेज चेंज हुआ, थोड़ा सा कंसेप्ट डिफिकल्ट हुआ, थोड़ा सा। अब देखोगे ये चीज, पहले फॉर्मूला पुट अगर कर सकते थे तो कर दो, आंसर आ जाएगा। उसमें जब 2016 पे क्वेश्चन आया ना, फॉर्मूला तो पुट हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, उसके बिना तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन आपको सोचना पड़ रहा है। और 2018 के बाद ना लेवल बढ़ाया, पैटर्न सेम रखा, पैटर्न सेम रखा, एनालिसिस को फॉलो करा, क्योंकि यूपीएससी को चाहिए ही इंटेलिजेंस। मैंने पहले ही बोला था, यूपीएससी को आईक्यू के साथ एक्यू चाहिए। वो रट्टा मारो जिंदाबाद का कंसेप्ट नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब वो छोड़ोगे तो भी नहीं चलेगा, उसको भी पकड़ो और एक्स्ट्रा जान के जाओ। तो 2018 के बाद पैटर्न नहीं चेंज हुआ, 2018 के बाद डिफिकल्टी लेवल चेंज हुआ, ठीक है। और 2015 के बाद हल्का पैटर्न चेंज हुआ। अब यूपीएससी एक बात बताओ, यूपीएससी वांट फ्रॉम योर साइड दैट यू शुड हैव सम क्वालिटीज ऑफ द ऑफिसर। यूपीएससी क्या बनाता है, ऑफिसर। क्या भाई वो ऑफिसर बनाना छोड़ देगा क्या, नहीं, तो वो नहीं चेंज कर सकता, समझे। जब रास्ता मिल गया है ना, आपको पता है कि यू हैव योर एम ओनली ऑन दिस वे, तो यू शुड हैव टू मूव ओनली ऑन दिस वे टू गेट योर एम। अब क्या इस रास्ते पर जाना शुरू करोगे, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज एनालिसिस इज द गुड थिंग एंड इट इज एक्चुअली द क्वालिटी ऑफ द ऑफिसर। जब आप सामने किसी से बात करते हो, मैं खड़ा हूँ, रिक्शे वाला खड़ा है, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर का दुकानदार खड़ा है जिसने 10वीं पास करी है, तीनों की बातों में डिफरेंस आएगा, आएगा ना। दुकानदार बात करेगा, भाऊ जी कल माल बिक नहीं रहा, कंपनी ने 10 रुपये रेट कर दिया, हम 11 की बेच रहे तो 1 रुपया भी नहीं कमाई क्या। रिक्शा वाला बात करेगा अपने लेवल की। अब मैं दुकानदार की बात करूंगा क्या, नहीं करूंगा। अंबानी खड़ा हुआ है, उसकी बातें इतनी एक्सट्रीम जाएंगी, हमारी सोच, क्योंकि वो तो बहुत ऊपर का है, बिजनेसमैन है। तो लेवल, लेवल मैटर्स। तो यूपीएससी को जो लेवल चाहिए ना, वो लेवल उसको मिलना चाहिए, बस वो लेवल ही चेक करता है। और लेवल चेक करने का एनालिसिस ट्रेंड बहुत अच्छा है, यूपीएससी इससे ऊपर जाएगा, इससे नीचे नहीं आएगा, समझे। और यूपीएससी ऊपर जाने का मतलब क्या है, क्या एनालिसिस करना छोड़ देगा, ऑफिसर क्वालिटी है उसको छोड़ेगा नहीं, एक और ऑफिसर क्वालिटी डाल देगा। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको, तो यू विल फाइंड दैट,
आप मेरी बात को समझे, छोड़ नहीं सकता, आई एम डैम श्योर छोड़ नहीं सकता। 2015 से पहले के क्वेश्चन देख लो तो भी आपको ऐसा लगेगा कि सेम ही तो चल रहा है, फॉर्मूला तो उसमें भी लगा रहा हूँ। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे ना, और आप टीचर की क्लास में आके सिर्फ टीचर से फॉर्मूला कंसेप्ट लेकर जा रहे हो, नोट्स लेकर जा रहे हो, क्वेश्चन लेकर जा रहे हो, तो आप टीचर को यही बोलकर जाओगे बना रहे, मैं गारंटी दे रहा हूं। यू विल से दैट वर्ड्स, दोस्तों में तो बोलता है सारा, बट इफ यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट फ्रॉम द टीचर अदर देन द पढ़ाई, अपने नोट्स को छोड़ के कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो ना, तो यू विल फाइंड समथिंग डिफरेंट। अब लाइक आई हैव टोल्ड यू कि देयर इज एनालिसिस एंड यूपीएससी इज ऑल अबाउट एनालिसिस। यूपीएससी में एनसीईआरटी आता है, जीएस 1 की बात करता हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी आता है। मैं इसको बोला सिर्फ एनसीईआरटी आता है, बस एनसीईआरटी पढ़ना है, विल बी वेरी हैप्पी। एनसीईआरटी, अरे मैं पढ़ दूँ, एनसीईआरटी तो पढ़ता आ रहा हूँ 12 साल से, बट यू नो द डिफरेंस। आप अब मेरे ऊपर नहीं, आप अब इसके ऊपर हंसोगे। आर यू गेटिंग माई थिंग? सिर्फ एनसीईआरटी आता है, लेकिन आपका वर्ड ये होगा, सिर्फ एनसीईआरटी आता है, और जब ये जाएगा ना तो यू विल स्माइल एंड पास ऑन, क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी ही आता है, लेकिन वो किस लेवल का आता है वो आपको पता है, ठीक है ना। तो दैट इज दिस, फॉर्मूला आता है, लेकिन वो किस लेवल का आता है ये तो जान लो। मेजर तो यही है, फॉर्मूला पुट करना किसको नहीं आता। क्लास 10th क्लास 8th क्लास 9th क्लास 6th क्लास 7 6 से अपन शुरू कर देते पुट करना। मेजर तो यही है ना, फॉर्मूला पुट कैसे करना है वो तो पता लगा लो। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं एक डिफरेंस आपको देता हूं। मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको और आपको उस क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ आ रहा पढ़ने से। देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन द यूपीएससी जो समझ ही नहीं आते। मैं जीएस 2 की बात कर रहा हूं, सीसेट की बात कर रहा हूं। बहुत बहुत मतलब ऐसे क्वेश्चन हैं जो समझ नहीं आते, यू कैन से दैट। और अगर मैं उनका सॉल्यूशन दे दूं ना, अब कर दोगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता लग गया और आपने सिर्फ फॉर्मूले को देखा, ओ ये था क्या। आर यू गेटिंग द डिफरेंस इन बोथ द कंडीशंस? ये डेली लाइफ में आप करते हो। एनालिसिस इज ऑल अबाउट सीसेट एंड सीसेट इज ऑल अबाउट एनालिसिस, ये दोनों चलता है। आंसर मैंने दिया ना आपको, भाई खुश हो जाओगे। फॉर्मूला था क्या, मल्टीप्लिकेटिव कंसेप्ट आया, एक लाइन में आंसर निकाला, ठीक है। वो तो आपको मैंने बता दिया कि ये यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला देखने के बाद हो सकता है आपका ओ इतना आसान, फॉर्मूले से पहले की कंडीशन को तो देख लो तुम कहां थे। आर यू गेटिंग दैट थिंग? एक्चुअली वर यू एबल टू पुट द फॉर्मूला इन दैट क्वेश्चन? नो, पता ही नहीं लग रहा था, और फॉर्मूला देखा तो आंसर आ गया। तो दैट इज द मेन थिंग, यूपीएससी चाहता ही यही है तुमसे, पहचान तो लो पहले। सिर्फ यही कारण है। 3 दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया, हमारे बैच की स्टूडेंट है, 3 बारी मेंस दे चुकी है, लास्ट अटेम्प्ट है इस पर। अभी 22 नहीं 21 में भी अच्छा मार्क्स आया, जीएस 1 में 115 प्लस आया आई थिंक। सी सेट में नहीं हो पाया, क्रैक ही नहीं कर पाई वो, 50 कुछ मार्क्स। और इंजीनियर है, मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, देख लो। एक रिया नाम की बच्ची थी उड़ीसा से, करीब 15 दिन पहले कॉल आया, 4 बार यूपीएससी अटेम्प्ट दे चुकी है, 2 बार मेंस दे चुकी है, और इस बार भी क्रैक हो गया था प्री, लेकिन ये रह गया, नहीं कर पाई। और वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थी। तब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों का तो दिमाग अच्छा होता है ना मैथ्स में, ऐसा कुछ नहीं, इट इज़ अ मैथ। यूपीएससी चाहता ही नहीं तुमसे तुम फॉर्मूला रटो, नहीं चाहता। और मैं तो कोई एक बार भी नहीं तुमको कहूंगा तुम फॉर्मूला रटो, मैंने अभी तक तुमको बोला फॉर्मूला रटो। और पीएनसी की भी सारे क्वेश्चन करवा दिए, डिविजिबिलिटी रूल भी करा दिए, मैं तो कहूंगा ही नहीं एक भी बार फॉर्मूला रटो। जब आप 20 क्वेश्चन कर लोगे तो वो तो अपने आप रट जाएगा आपको, मेरी क्या जरूरत है। अगर मुझे वही रटवाना है तो वाई शुड आई हैव द बैच ऑफ द, जरूरत नहीं है इसकी। मैं ऑनलाइन 2 घंटे का लेक्चर देके कह दूंगा रट लो काम खत्म, इट इज डिफरेंट। तो आर यू गेटिंग द थिंग कि एनालिसिस इज द मेन थिंग, और फॉर्मूला पुट करने को थिंग ही मत समझना, दैट इज नॉट द थिंग। वो तो मतलब ऐसा है कि मैंने तुम्हें परोस के दी और तुम खा गए, क्या खाने को मेहनत समझते हो क्या? नहीं, तो वो वही है। फॉर्मूला पुट करना इज लाइक खाना, वो मेहनत नहीं है, मेहनत इज ऑल अबाउट बनाना। हाँ,
तो बनाना इज द मेहनत, खाना कौन सी मेहनत है? तो वो फॉर्मूला पुट करना इज लाइक खाना, और बनाना इज द मेन थिंग, और वो बनाना सीखना तुमको, ठीक है ना? तो ये डाटा सफिशिएंसी, ये मतलब खाना है, इसमें बनाने का ज्यादा नहीं है। तो मतलब बस एक ही चीज है, सब कुछ दे रखा है तुमको, बस बनाने में छोटा सा स्टेप है, वो तुम कर दोगे। बाकी के जो नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज मैंने दिया ना, दैट इज पी एंड सी, उनमें बनाना ही बनाना है। खाना तो लास्ट में होगा, पता भी नहीं लगेगा कि इतनी मेहनत बनाने में कर दी, खाने के बाद पेट भी नहीं भरा, क्योंकि वेटेज इतनी नहीं है, लेकिन है फिर भी औरों से ठीक चल रहा है। तो ये चीज समझ आई। रीजनिंग के कुछ पार्ट आपके साथ डिस्कस करता हूँ, एक बारी मैं आपको दिखा दूं वो टेबल, ताकि आपको मैं एक ट्रेंड और बता दूं, जब आप खुद से पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा आपको। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? सीसेट को क्या चाहिए? सीसेट को वो नहीं चाहिए, मजदूर नहीं चाहिए, मैं आपको बता दूं, 24 घंटे पढ़ने वाला नहीं चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द सीसेट ओनली। मेरा 24 घंटे मतलब होता है 2 घंटा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती, तो 2 घंटे पढ़ने वाला भी नहीं चाहिए। सी सेट को वो चाहिए जो आधा घंटा पढ़े लेकिन 6 घंटे सोचता रहे, ठीक है? बस। हाँ, मैं बताऊं इसके बारे में कुछ? नहीं, किसने बोला? मेंसुरेशन तो मैंने 9th क्लास में पढ़ा। मानते होंगे, मैंने तो कभी एडवांस लिया ही नहीं इसको। मानते होंगे, सिलेबस तो वही है। क्या है, यू हैव लर्न ऑल द कंसेप्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री इन द क्लास 10th, और मेंसुरेशन तो 8th क्लास से चलता आ रहा है। सॉलिड ये उसका फॉर्मूला, ये उसका फॉर्मूला, ये रोम्बस की 4 साइड होती है, 90 डिग्री एंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब तुमको आता है भाई। आई विल शो यू द फॉर्मूला शीट, और आई विल गिव यू द फॉर्मूला शीट। अभी मेरा हैंड आउट आने वाला है, 3-4 दिन में आ जाएगा मार्केट में, एंड दैट विल बी द यूनिक हैंड आउट। मैंने बताया था ना, ट्रेंडिंग चेंज दिखाएंगे उस हैंड आउट में, लेवल ऑफ क्वेश्चन दिखाएंगे, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं दूंगा कि कौन से आने वाले। 3-4 दिन में आ जाएगा मार्केट में, वो ले लेना, तुम्हें तो मिलेगा ही मतलब। तो देखना उसमें मेंसुरेशन की शीट उसमें अवेलेबल है, फॉर्मूला शीट। आप कहोगे ये मैं खुद कर लूंगा, सर ने कहा था एक दिन छुट्टी नहीं करनी। मैं एक दिन तो पक्का करूंगा जिस दिन मेंसुरेशन होगा। अरे कुछ नहीं है, बहुत आसान है। और वेटेज देखना, वेटेज देख क्या है। 22 में भी क्वेश्चन नहीं था, आ भी गया तो कर लेंगे बच्चों वाले। ट्रिग्नो नहीं आती होगी तो टेन थीटा साइन थीटा वो सब हो जाएगा, नहीं आता वैसे जनरली। चलो तो एक बारी मैं दिखा देता हूँ भाई। नहीं 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 नहीं, है सी सेट है वैसे भी। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो है वो मैथ्स है, सी सेट इज नॉट मैथ्स। सी सेट मैथ्स नहीं है भाई। एक बारी वो वेटेज देख लो सबका। मैं आपको बता देता हूँ, मतलब आपको खुद से अगर एनालिसिस करना है ना कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है, मैंने तो बता ही दिया जो अब मेरा दिमाग बोलता है। एक तो ये देख लेना, जिसका वेटेज 10 या 10 से ज्यादा है ना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बाकी टॉपिक तुमको खुद से एनालाइज करने हैं। मैंने पहले ही बोला कि चिपकना नहीं है, बस यू डोंट हैव टू स्टिक टू माई कंसेप्ट एंड माई वर्ड्स, बस उनका सहारा लेकर अपना कुछ डेवलप करना। हम्म मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। मैं आपको बताता हूँ, वेट। होगा क्या ना, पार्टनरशिप विल हैव ओनली द 3 to 4 टाइप्स, नथिंग एल्स। अब इसमें तुम कितना मर्जी दिमाग लगा लो, तुम इन 4 से बाहर नहीं जा सकते। आ भी गया तो कोई बात नहीं, 3-4 टाइप्स में से ही आएगा, नहीं आया तो नहीं आया। तो जो टॉपिक बहुत छोड़े हैं ना मैंने, अभी मैं उनके बारे में बात करूंगा। जो टॉपिक मैंने छोड़े हैं वो टॉपिक वो ही छोड़े हैं कि तुम लोग हद से हद बहुत ज्यादा भी करोगे तो उसमें हार्डली 1 घंटा पढ़ना है तुमको, इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। मैंने इसीलिए वो टॉपिक छोड़े हैं, सच बात तो ये, मतलब बहुत मेहनत नहीं करनी तुमको उनमें। 2-3 टॉपिक है जैसे एलसीएम एचसीएफ, वो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, बहुत सारे टाइप्स हैं, और फार्मूला बहुत सारे हैं, डिफिकल्ट है। लेकिन वो एज सच फार्मूला यूपीएससी में बहुत कम लेवल पे आया, आया है ऐसा नहीं है नहीं आया, बट कम आया। तो वो मैं पढ़ाऊंगा तुमको, उनका वेटेज कम है, ठीक है?
ज़्यादातर टॉपिक वो आ रहे हैं जिनका प्रैक्टिकल यूज है, ज़्यादातर टॉपिक वो आ रहे हैं जो डिफिकल्ट है, ज़्यादातर टॉपिक वो आ रहे हैं जो लेंदी है। नंबर सिस्टम इतना बड़ा चैप्टर है ना कि यू विल रिक्वायर 6 hours to 7 hours टू कंप्लीट दिस चैप्टर, इतना लंबा चैप्टर है, ठीक है। यू विल फाइंड द क्वेश्चन फ्रॉम द PNC, ये प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, तो ये बड़ा है, ठीक है। लेकिन क्या है ना, इसमें बड़ा होने के बाद भी अलग अलग बाइफरकेशन अगर करता हूँ तो सिर्फ 2 ही कंसेप्ट तोड़ता हूँ मैं। वैसे इस चैप्टर के अंदर प्रॉफिट, लॉस एंड देन डिस्काउंट, ये 3 कंसेप्ट होते हैं। मैं सिर्फ 2 ही तोड़ता हूँ, प्रॉफिट लॉस, क्योंकि मैं एक ही पढ़ाता हूँ, दूसरा तो खुद करोगे आप। मैंने पहले ही बोला कि अगर ये सोच कर आए हो ना कि सब कुछ मैं ही दे दूंगा, तो मेरे देने के बाद भी CSET में डिफिकल्टी आएगा। आई एम हेयर टू ट्रेन यू, मैं तो एक ही चीज़ दूंगा, दूसरे खुद करनी है, मैं बताऊंगा ना क्या करना है, ठीक है। तो मैं तो एक ही पढ़ाऊंगा और दूसरा तो तुमको अपने आप आ जाएगा। डिस्काउंट है 1 घंटा हार्डली उसमें, मान के चल। अब एवरेज के बारे में मैं बता ही चुका हूँ तुमको। तो कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे प्रॉफिट लॉस, LCM, HCF, ये थोड़े से लगेंगे, इनका वेटेज भी ठीक ठाक है, बुरा नहीं है। तो इनकी मैंने एक्सपेक्टेड इसलिए नहीं बोला क्योंकि कई बार नहीं आते, कई बार आते हैं। 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं था PNC से, 22 में भी कोई क्वेश्चन नहीं था, 23 में आ सकता है, ऐसा मतलब हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हुई ना। अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट आता है वो 10 और 12 वाला सारा वेटेज अपने आप देख लेना, जिनका 10 से ज़्यादा है वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा मतलब अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, मुझे जो लगा मैंने बताया। अब बात आती है यहां से कि रीजनिंग में क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है। देखो, एवरी ईयर यू विल फाइंड द क्वेश्चन ऑफ सिलोजिज्म, एवरी ईयर। उसके बाद क्लॉक एंड कैलेंडर 21 में नहीं था, 22 में आया, 23 में भी आएगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक चीज ऑब्जर्व करना, जिस साल क्लॉक का क्वेश्चन नहीं आया ना, उस साल कैलेंडर का भी नहीं आया। आर यू गेटिंग द थिंग? और ये चलेगा क्योंकि क्लॉक और कैलेंडर जो है वो इंटर रिलेटेड। ऐसा नहीं होगा कि एक का क्वेश्चन आया एक का नहीं आया। 22 में इसके क्वेश्चन थे और बहुत हाई लेवल के थे, बहुत हाई लेवल के थे वो। ऐसा नहीं, हम दोनों ही करेंगे, करेंगे तो दोनों ही, ठीक है। तो इसका मैं एक्सपेक्टेड है, मेरी नज़र में ये एक्सपेक्टेड है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड क्यों है? क्योंकि डिफिकल्ट है, और सबसे बड़ी बात है किसी से रिलेट नहीं करता। यू वॉन्ट फाइंड एनी काइंड ऑफ इंटर रिलेशन विद द क्लॉक एंड कैलेंडर टू एनी टॉपिक। हाँ, 2 क्वेश्चन थे, 2 थे कि 3 थे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप ये लगा रहे हो ऑल्टरनेट में चल रहा है, इसमें आया इसमें नहीं आया, इसमें आया इसमें नहीं आया, इसमें आया इसमें नहीं आया, अब आया तो नहीं आएगा। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, नहीं। तो 22 में था, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। तो सिलोजिज्म इंपॉर्टेंट है, क्लॉक कैलेंडर, डाटा सफिशिएंसी, आई हैव टोल्ड यू कि ये तो करना ही है, ये तो करना ही है और आपको आता है, ठीक है। उसके बाद आती है पजल। एक्चुअली पजल क्या है? पजल itself contains many topics. I need to tell you about the puzzle. तो अभी डायरेक्टली अगर बात करूं पजल की, तो पजल इज लाइक द कम्युनिटी. Puzzle is not the topic, it is the community. It contains many things. Like it will contain the concept of arrangements. Have you heard about the arrangements? In 2022 there were question. In 2021 there was question. In 2020 there was question. मतलब था. Arrangements कैसा? ABC are the person, not necessarily in the same order. नहीं. A और C के बीच में 4 बंदे हैं. C के बिहाइंड 11, A के अहेड 13, टोटल कितने हुए? 22 का क्वेश्चन है। हाँ, ऐसा कुछ, तीतर के आगे 2 तीतर। तो अरेंजमेंट इज एक्चुअली द काइंड ऑफ पजल। पजल क्या होता है? एक टेबुलर फॉर्मेट में डाटा होता है, यू नीड टू अरेंज द डाटा एंड गेट द आंसर। देखो, असेंडिंग डिसेंडिंग इज द टाइप ऑफ द पजल, बट एक्चुअली व्हाट यू नीड टू डू, यू शुड हैव सम कंसेप्ट कि टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज करो, और ये बंदा ये खेलता है, ये खेलने वाले 2 बंदे हैं, ये 3 खेल खेल सकता है, चौथे वाला ये खेल खेलता है, बताओ वो वाला स्पोर्ट्स कौन सा खेलता है?
नहीं, वेन डायग्राम नहीं है, पजल ही है वो। सिलोजिज्म और वेन डायग्राम वो एक अलग चीज है। ये पजल टेस्ट होता है। मतलब जैसे मैंने कहा, मान लो ABC 3 बंदे हैं एंड दे प्लेस द स्पोर्ट्स बास्केटबॉल, टेनिस एंड बैडमिंटन। तो A प्लेस बास्केटबॉल एंड टेनिस, B प्लेस टेनिस एंड दिस, और C प्लेस ओनली दिस। तो कौन सा स्पोर्ट्स तीनों खेल रहे हैं? ऑब्वियसली दिस इज द पजल, दिस इज द पजल। तो ये एक कंसेप्ट है। अब 22 में इसका क्वेश्चन नहीं था, इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेबल कंसेप्ट आता है, अरेंजमेंट है, पजल है, तो ये एक कंसेप्ट हो सकता है इसमें से, टेबल अरेंजमेंट। उसके बाद एक सीरीज यू विल फाइंड अल्फाबेट अरेंजमेंट्स या अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। और अगर मैं इंटर रिलेशन की बात करूं ना, तो पजल जब आप पढ़ोगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ हेल्प इन द पोर्शन ऑफ अनालॉगी एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ हेल्प। कोडिंग एंड डिकोडिंग और अनालॉगी में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है पजल का। तो मतलब आप जब वो टॉपिक अच्छे से पढ़ते हो तो ये टॉपिक पढ़ने में मेहनत हाफ लगे, ठीक है। यू विल फाइंड इट इजियर, वैसे बहुत डिफिकल्ट है, तो मतलब काफ़ी हेल्प मिल जाता है। अब पजल अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पजल क्या है ना, मैंने बताया पजल इज द कम्युनिटी, तो इट कंटेन्स मेनी टॉपिक्स। सिंपल एक टॉपिक नहीं होता, इट कंटेन्स मेनी टॉपिक्स। तो उस टॉपिक में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक टॉपिक में से 2 आए, दूसरे में से उठा के और दे दिए, दूसरे में से और दे दिए, तो वो सारा मिला के पजल बनता है। एवरी ईयर यू विल हैव क्वेश्चन, एवरी ईयर। 21 में नहीं था शायद से, 2020 या 21 में नहीं था, बट 22 में भी थे 4 क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है और आसान है। रीजनिंग तो सारी आसान, 2-3 टॉपिक बहुत मुश्किल, वैसे बहुत आसान। चलो, पजल टेस्ट इटसेल्फ, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट तो है और आसान भी है, बहुत आसान है। तो डायरेक्शन क्लियर है, ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनता है। ब्लड रिलेशन मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। अभी कितने बने? सिलोजिज्म, क्लॉक कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, डाटा सफिशिएंसी, पजल टेस्ट। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट हैं ये सारे AR लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग में सिर्फ ये 2 होता है, लिख लो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इटसेल्फ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डाटा सफिशिएंसी। दो स्टेटमेंट आपको गिवन है एंड यू नीड टू टेल सही कौन सा है, ठीक है। तो डाटा सफिशिएंसी का हल्का फुल्का कंसेप्ट वहां लग सकता है। 12 का ये सारा लॉजिकल नहीं है, ये लॉजिकल में ये आते हैं, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, वो लॉजिकल रीजनिंग होता है जिसमें सिर्फ लॉजिकल है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कह सकते हो, आई नीड टू गिव यू द एग्जांपल कि तुम्हारे पास अभी वो है, एक आर्ग्यूमेंट या स्टेटमेंट मैंने दिया, ही इज वेरी बैड बॉय, एंड दूसरा स्टेटमेंट मैंने दिया, दूसरा लड़का है कोई, ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक बॉय। तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा है? ऑप्टिमिस्टिक कंटेन्स गुड एंड बैड बोथ। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिविटी, बैड भी है तो बना लेगा पॉजिटिव, और मैंने डेफिनेटली कह दिया बैड बॉय। हाउ कैन आई से दैट? तो आई कैन से, अब आर्ग्यूमेंट तुम्हें करना है, आर्ग्यूमेंट बोले तो कौन बुरा कौन अच्छा, तो कॉमन सेंस तुम्हारे अंदर पहली है। लॉजिकल रीजनिंग पे मैंने एक वीडियो बनाया था इसी चैनल पे, दैट लॉजिकल रीजनिंग डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ द कंसेप्ट, everybody have that perception in himself or herself to solve the question of logical reasoning. कंसेप्ट काम नहीं करेगा, परसेप्ट काम करेगा, अंदर से काम आता है कुछ, और वो तुम्हारे पास है। जैसे ऑप्टिमिस्टिक मैंने बोला, मैंने तो नहीं बताया, कॉमन था, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा स्टेटमेंट आर्गुमेंट आता है। स्टेटमेंट कंक्लूजन भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मुझे ज़्यादा पढ़ाने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। आई नीड टू गिव यू द questions, some type of the questions from this concept and you need to solve it and you will get big hint कि हाँ इसी तरह का आता है, मैं वर्कशीट निकाल दूंगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? इसका मतलब ऐसा नहीं है कि क्लास में नहीं कराया जाएगा,
ऐसा कुछ नहीं. I just need to tell you only for the one thing that you should have to put your efforts. Don't stick to my words only. Just take help of my words and you need to create your own. That is the main thing. ठीक है, तो वर्कशीट पे फोकस तुम्हारा रहेगा. ठीक है, चलो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए जो आपको ध्यान रखने हैं. अब बात आती है यहां से कि 3 टॉपिक ओरिएंटेशन में 3 कीज मैंने आपको दी थी. इंटर रिलेशन, compactness, and the third one is elimination. There are some question in which elimination will work, and interrelation is the main thing. You should have to put it on every topic. Like I have told you that you have clear cut the concept of suppose puzzles. So after that you need to put in the analogy part. You should have to put the concept of puzzle on the coding decoding part. You will have the question in the C set from this particular topic. And analogy and coding and decoding is actually similar. और अलग से बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता. तो अगर अनालॉगी पढ़ ली तो अपने आप में मानकर चलना कोडिंग डिकोडिंग पढ़ ली. इफ़ यू हैव बीन गोन थ्रू अनालॉगी पार्ट then you should have to do the question by yourself on the part of alphanumeric series, alphabet series, number series. You can do that by your own. तो ये कुछ टॉपिक ना मैं बार बार नहीं बताऊंगा. ये कुछ चीज़ें आपको खुद से लगानी है. ठीक है, आई विल टीच यू ईच एंड एवरी टॉपिक फॉर द सी सेट, डोंट वरी. बट वो टॉपिक पढ़ाने के बाद ना, एक टॉपिक मैंने 15 दिन पहले पढ़ाया और एक टॉपिक मैंने 15 दिन बाद पढ़ाया. यू शुड हैव टू अप्लाई द इंटर रिलेशन स्ट्रेटेजी इन बोथ द टॉपिक बाय योरसेल्फ एंड यू विल फाइंड अ बिगर थिंग कि जब आप सी सेट के लिए खुद से प्रिपेयर कर रहे हो ना, आफ्टर द कोर्स यू हैव टू प्रिपेयर बाय योरसेल्फ ओनली. आई विल गिव यू द वर्कशीट एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट ओनली. उसके अलावा बेशक मत करना कुछ भी. यू शुड नीड टू गो विद ओनली द वर्कशीट. यू विल फाइंड समथिंग डिफरेंट. तो वो जब लास्ट में आप खुद से सॉल्व करते हो ना, फिर आपको खुद से ही करना होता है. आप किसी कोचिंग में जाना भी चाहो तो मत जाना, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, लेकिन गाइडेंस के बाद. तो उस टाइम पे ना ये इंटर रिलेशन आपको बहुत हेल्प करेगा. ठीक है, तो इसीलिए ये शुरू से ही लास्ट तक अप्लाई करते जाना. खुद से पढ़ो तो भी, क्लास में बैठो तो भी, इंटर रिलेशन हमेशा रखना अपने पास. ठीक है, और एलिमिनेशन तो क्वेश्चंस के साथ यू विल गेट दैट. So I hope so you have got this particular thing कि what I need to tell you कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता. ये पैटर्न अपन ने देखा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी तुमने देखे. अब लेवल ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली में मैं लेकर तो आया था, बट वो पीडीएफ प्रॉपर मेरे पास बन नहीं पाई अभी, तो मैं उसका हैंड आउट आपको दे दूंगा कि नंबर सिस्टम से कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं. आई एम थिंकिंग दैट आई शुड नीड टू प्रिपेयर अनदर हैंड आउट कि ये तो पक्का ही आएगा, है ना. तो जैसे मेरे को पता है कि नंबर सिस्टम से 3 टॉपिक आने वाले हैं, तो मैंने लिखा नंबर सिस्टम और ये तो पक्का आएगा, सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट कि हाँ ये आ रहा है ना, तो इसको नहीं छोड़ने वाला, इसके क्वेश्चन पहले ही निकाल लो. तो बाइफर्केशन खुद से करते रहना. आई नीड टू गिव यू द नेम ऑफ द टॉपिक ओनली, ये कर लेना. ऐसा कुछ मैं अभी पीडीएफ मेरा बन नहीं पाया था, तो इसीलिए मैं शो नहीं कर पा रहा वो. तो 1-2 दिन में मैं आपको वो दे दूंगा. ठीक है, तो ऐसा कुछ रहेगा सेशन. और अच्छा लगा ये. Are you getting something? You need to apply in the CSET Foundation course all the thing. ठीक है, तो अभी डाउट्स है क्या कुछ? चलो, मैं डाउट नहीं है तो मैं करवा देता हूँ. पी एंड सी के 4 क्वेश्चन पक्के डाउट होंगे तुम्हारे, मैं करवा देता हूँ. आई एम नॉट द फैकल्टी ऑफ आरसी, तो नहीं बोलूँ तो अच्छा है. दिव्या मैम शी विल बी गोइंग टू टेक सेशन ऑफ आरसी बाय टुमारो और बाय डे आफ्टर टुमारो, तो शी विल गाइड यू. ओके, SRCC की एलुमिनाई है, वेल इंटेलिजेंट, वेल क्वालिफाइड, और कंसेप्ट यूनिक ही है उनके, तो शी विल गाइड यू, है ना. पेपर सॉल्व करना इज डिफरेंट थिंग, पेपर सॉल्व कराना इज डिफरेंट थिंग. मैं अगर सॉल्व करने बैठूँ ना, आई विल सॉल्व इट एट एनी हाउ, जैसे तैसे साम दंड दंड भेद कर दूंगा. लेकिन एक होता है ना कि आई नीड टू गिव यू द डिफरेंट स्ट्रेटेजी, आई नीड टू गिव यू समथिंग डिफरेंट कि आप खुद से कर पाओ. मैं नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज मेरी कमांड ही नहीं है. तो आरसी और इसमें तो मेरी खुद के डेवलप्ड थिंग्स है, वो तो मैं दे ही दूंगा, ऐसे नहीं हो पाएगा.
है ना, है क्यों नहीं, आई एम नॉट द गॉड। टॉपिक था नंबर सिस्टम, 2018 का क्वेश्चन था। एज सच क्वेश्चन याद नहीं है क्योंकि बहुत टाइम हो गया। फिर मैंने बाद में जब देखा ना, तो उस दिन के बाद ही एनालिसिस वाले पार्ट को डेवलप करना स्टार्ट करा था मैंने। हाँ, उस दिन के बाद से ही एनालिसिस वाले पार्ट को डेवलप करना स्टार्ट करा था अपने आप से। एंड आई एम फाइंडिंग कि एनालिसिस अगर करनी आ गई ना, तो यूपीएससी सी सेट तो निकाल दिया, पक्का निकाल दिया। तो नंबर सिस्टम के सेम टाइप के आते हैं, एवरी ईयर यू विल फाइंड द सेम टाइप क्वेश्चन। लेवल अलग होता जा रहा है, लैंग्वेज चेंज होती जा रही है, कंसेप्ट डिफरेंट आ रहा है, टाइप सेम आ रहा है। यही नंबर सिस्टम के एक तो उसका क्वेश्चन ना कुछ ऐसा था, यही एबीसीडी करके ही था, और मेरे को नंबर पुट करने थे, कुछ ऐसा डिविजिबिलिटी कंसेप्ट था वो। तो वो मेरे से नहीं बन पाया था, मेरा गलत हो गया था वो। तो फिर उस दिन के बाद से समझ आया कि भाई डिविजिबिलिटी ना डायरेक्ट नहीं लग सकता, घुमा के दे रहा है। क्वेश्चन याद नहीं है बट क्या नहीं मिला क्या, तुम्हें मिला तो एक उसको दे दो, कोई बात नहीं। हो सकता है भाई, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं, उस दिन मैं आया नहीं था। हम्म। हाँ हाँ ऑब्वियसली भाई। ऑब्वियसली जब भी तो यहाँ पे हूँ, अगर कोई फैकल्टी बनता है ना जैसे, तो इट इज। फिर हाँ यूपीएससी में फिर थोड़ा सा लगा, यार अब करियर तो बनाना है ना। जॉब नहीं लगेगी तो रह जाएंगे। फिर वो टेंशन हुआ अंदर से, और सीनियर्स जब सेलेक्ट हुए ना, तो लगा कि हाँ ये फील्ड अच्छा हो सकता है। गए उस दिन से सीरियस हुए। तो नॉलेज तो बिल्कुल नहीं था, मतलब पढ़े ही नहीं थे तो नॉलेज कहाँ से होगा ना। और इंजीनियर का जीएस से थोड़ा रिश्ता अलग ही रहता है, हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छी नहीं थी हमारी, और जीएस भी तो बिल्कुल ही नहीं था। जीएस का तो सब भूल गए थे, हिस्ट्री ये सब तो बोरियत था। अभी भी इवन मैं तो भूल गया, मुझे पसंद ही नहीं है, मैं क्यों पढूं। वो तो पढ़ेगा तो आ जाएगा। तो जब शुरू शुरू में देखा तो डर लगा। फिर उसके बाद जब पढ़ने लगे ना, और टेस्ट अटेम्प्ट करने लगे, तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस आता गया। चार लोग मिलते हैं ना, बात करते हैं, तो नॉलेज होती है फिर अपने को, व्यूज़ अपने भी निकलते हैं।
व्यूज क्या होता है, रिविजन होता है। मतलब फैक्ट एंड फिगर्स जो हम याद करके बैठे हैं, अगर वो हम किसी के साथ बोल दें तो इम्पैक्ट अच्छा है, एक तो इम्प्रेसिव तो होता ही है ना, फिर रिविजन भी हो जाता है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही होता गया, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसा होता गया। मेरे फैमिली बैकग्राउंड में आईएएस ऑफिसर बड़े बड़े हैं। हाँ, मेरे खुद के फैमिली में 5 आईएएस है। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं कह सकते। फैमिली मतलब मेरी पर्सनल फैमिली में एक भी नहीं है, वो चाचा ताऊ में। तो मेरी फैमिली में तो सारे इंजीनियर्स हैं। तो ऐसा मतलब वहाँ से आया, बात करने लगे, जब फैमिली पास होती है तो बात करते हैं, फिर व्यूज़ निकलने लगे, अच्छी अच्छी बातें निकलने लगी, थोड़ा सा ये भी होने लगा कि हाँ इसको नॉलेज है, और मन टेस्ट अटेम्प्ट करने लगा, तो वहाँ से पॉजिटिविटी आने लगी अपने आप ही, करता गया। लेकिन हाँ वो 6 महीने बाद ना लगता है थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही मेहनत है, रिटर्न नहीं है वो, मतलब आती है एक पैसिमिज्म तो आता है अपने अंदर की, छोड़ दो, बस वो ओवरकम करना है। बाकी आई नीड टू टेल यू वन थिंग कि देर इज नो गारंटी ऑफ द एम। बीएससी का कोई वो नहीं है, गारंटी नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट आई नीड टू टेल यू द जर्नी इज वेरी ब्यूटीफुल। इट विल गिव यू समथिंग डिफरेंट, जो समाज से ऊपर आपको अपने आप बनाता है। बाई चांस यू वांट सेलेक्ट इन द यूपीएससी और आप नहीं बन पाए, लेकिन यू विल गेट दैट थिंग जो असली में सक्सेस होने के लिए चाहिए, वो है नॉलेज। एक तो बहुत ज़्यादा है, पढ़ोगे तो नॉलेज आएगा ना, फिर मेहनत जो होती है ना, हार्ड वर्क, वो करने का एक हैबिट हो जाता है, एंड दैट विल गिव यू द रिजल्ट इन एनी मैनर, इट विल गिव यू द रिजल्ट। अनदर थिंग, यूपीएससी के अलावा बहुत ऑप्शन होते हैं, तो अच्छा मतलब चांस मिलता है, हर जगह मिलता है, बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, योर डेडिकेशन, योर हार्ड वर्क, योर स्मार्ट वर्क, योर स्ट्रेटजी, योर एटीट्यूड, you'll have different change in yourself and you will be going to prepare yourself for the UPSC after 6 and 7 month। आएगा, अपने आप आएगा, if you are serious about it तो आएगा। तो यही चीजें होती हैं पॉजिटिविटी की, दूसरा कोई नहीं बताने वाला, अपने आप में फील करना कि वट यू आर गेनिंग, यहाँ से पॉजिटिविटी आता है, कुछ तो नया आ रहा है अभी जो हम हैं, एंड आफ्टर 6 मंथ वट वी विल बी, उसमें ना थोड़ा सा लगाना अपने आप का एनालिसिस, एंड यू विल फाइंड कि हाँ कुछ तो है। तो वहां से पॉजिटिविटी आती है कि हाँ यार क्या थे और क्या बन गए हैं। तो ये 1-1.5 साल में ही बन गए हम लोग, प्रिपरेशन अच्छे से किया तो 1-1.5 साल में बन गए। वहां से लगता है कि हाँ अच्छा है, कर लो, मेरा तो इंजीनियरिंग। चलो चले आगे, क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, मिस्टर जॉन एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द क्वेश्चन फ्रॉम द वर्कशीट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड इट इज given to you that Mr. John has X children by his first wife and Miss Bashu has X plus 1 children by her first husband. They marry and have children of their own. पहले एक के X चिल्ड्रन थे एंड अनदर वन हैज X+1, उन दोनों ने खुद भी शादी करी और नए बच्चे और हुए, दोनों के कॉमन हुए तो और बच्चे हो गए। तो द होल फैमिली हैज 10 चिल्ड्रन, ओके, and assuming that no two children of the same parent do not fight, तो quality of the question is very good, दो सेम पेरेंट के चिल्ड्रन फाइट नहीं करें, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द फाइट्स दैट कैन टेक प्लेस अमंग द चिल्ड्रन। समझ आया? आई नीड टू टेल यू, मिस्टर हैव एक्स चिल्ड्रन एंड मिस हैव ऑब्वियसली मिक्स हैव X+1 चिल्ड्रन, दोनों हुए और कुछ नए बच्चे भी हो गए, सपोज वाई, ठीक है, इट इज गिवन टू मी, अब टोटल कितने हुए, X+1 और Y मिला के, X+1 प्लस X+Y जो है वो कितने हैं, 10 है, इट इज गिवन टू मी। अब द क्वेश्चन इज गिवन टू मी दैट X+1 आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, X वाले कभी नहीं लड़ेंगे और Y वाले कभी नहीं लड़ेंगे, आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, दे कैन फाइट विद वन अनदर, ये इससे लड़ेगा, ये इससे लड़ेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है, लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो, अब तो सब समझ में आ गया, कितनी फाइट्स हो सकती है, अच्छा क्वेश्चन है, करो।
ब्यूटीफुल क्वेश्चन. आज 8th ऑफ अगस्त है. आज आपका नीव फाउंडेशन बैच स्टार्ट होना है ना, एम के सर की. अच्छा, 3 दिन चलेगी. ठीक है. शुड आई डू इट? वेरी इजी क्वेश्चन. ओके. आई हैव टोल्ड यू वेन एवर यू विल हैव द क्वेश्चन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वो इतने लोग नहीं करेंगे, ऐसा वाला सेम वाले सेम से नहीं करेंगे, और आपको बताना है कि अलग अलग में कितनी हो रही है. अलग अलग केस बनाना इज वेरी डिफिकल्ट. इनमें से ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ऐसे करके केस बनाने पड़ेंगे. तो ये इजी रहता है कि आई कैन से टोटल में से सेम पेरेंट्स के जो बच्चे हैं, एक्स वाले हैं ना, एक्स खुद में फाइट नहीं करेगा कभी. ठीक है. तो आई कैन से कि टोटल में से जो सेम वाले हैं वो माइनस कर दूं. सेम जो फाइट कर रहे हैं मैंने वो कैलकुलेट कर लिए क्योंकि वो बहुत आसान है निकालना. आई विल फाइंड इट. और टोटल मैंने निकाल ली कितनी फाइट हो सकती है. टोटल में से जो सेम वाली फाइट थी वो माइनस कर दी, तो वो आ गई ना, डिफरेंट वाली फाइट आ गई. अब सुनो, हाउ मेनी पर्सन यू रिक्वायर फॉर द वन फाइट. तो आई कैन से, हाँ, नहीं, दो में ही फाइट होगी. वो लिखा है ना, नो टू ऑफ द सेम पेरेंट विल फाइट ईच अदर, ऐसा करके. तो टू की ही फाइट है वो. 10C2 हो गया टोटल नंबर ऑफ द फाइट. 10 में से दो, कोई भी दो, टोटल नंबर ऑफ द फाइट्स माइनस. माइनस क्यों किया? अब सेम वाला निकाल रहा हूं. आई कैन से एक्स में से दो लोग फाइट करेंगे. सेम वाले मतलब एक्स में से दो फाइट कर सकते हैं. सिमिलरली एक्स प्लस वन में से फाइट कर सकते हैं. सिमिलरली वाई में से फाइट कर सकते हैं. आर यू गेटिंग इट? ओके. कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ वाई? ऑब्वियसली ना, 9 - 2x. ये 1 है ना, ये कटेगा तो 9 आएगा, ये 2x वहां जाएगा. 9 - 2x. कैन यू सॉल्व इट? वो कॉपी में खुद से करना. अच्छा क्वेश्चन था. सेकेंड लास्ट, हाँ, इसको लिख लो. सॉल्व बाद में करते रहना. सॉल्व बाद में करते रहना. क्वेश्चन सीख, ये सॉल्व तो कर लोगे ना, ये सब करते रहना. क्वेश्चन सीखते हैं. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. नहीं नहीं, मेरे पास तो है. वो जब तुम्हारे पास प्रिंट होता है तो पहले मेरे पास चेक करने के लिए आता है ना, तो वही सेव्ड है. इन द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ द कोई स्कूल है, द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच ऑफ द 3 पेपर्स इज n. तीनों पेपर का n n n.
that for the fourth paper is 2n. Okay, find the number of the ways in which candidate can get 3n mark. Like it. सही करा, पहले में ही वो जो वर्ड बोला ना वही है, बस अब लगाना कैसे है वो देखो. ऑब्वियसली करना पड़ेगा. पहले में 3 n, लास्ट वाले में 2n, एंड यू नीड टू गेट ओनली द 3n. बनाओ कैसे. 3n चाहिए आपको, यही क्वेश्चन का मतलब है. आपके पास n और 2n है, एंड यू नीड ओनली द 3n. ना ज्यादा ना कम, ओनली 3n. जो भी होंगी बनाओ. आई कैन से 1 2 3. आई कैन से इसमें 1, लास्ट वाले में 2. हाँ बस 3n चाहिए आपको, बना लो. नहीं समझा, कोशिश कर. गॉट इट. वर्कशीट ना करके आया करो, अगर करके आते तो वो क्वेश्चन जल्दी जल्दी से बनता. अभी तो ये हो गया कि सिंपल प्रैक्टिस चल रहा, मजा नहीं आता. लास्ट क्वेश्चन था, कल करके आना. ठीक है, फिर जो भी डाउट होगा डिस्कस. यू विल फाइंड 8 to 9 क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं होंगे. बहुत हाई लेवल है, बहुत हाई है. मतलब ये भी बहुत हाई है, अगर आपको सोचना पड़े तो सी सेट से ऊपर है वो, और इससे भी हाई है. वो तो डाउट आएंगे ही आएंगे, पक्का आएंगे. वो मैं क्लास में कराऊंगा ना, लेकिन करके आना कल. मैं करवाता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा था. आपने सही बोला था पहले. n 2n है, 4 पेपर है. यू नीड टू फाइंड 3n, उससे ज़्यादा भी हो सकते. ठीक है, मैंने कहा या ज़्यादा नहीं हो सकते, सॉरी 3n ही रहेगा. 3 रहे 3n, चौथे का नहीं ले रहा मैं, मतलब केस बनानी है ना. कह सकता हूँ 1n 2n, ये 0n 2n, 2 0 1n 2n. अब ऐसा भी तो कर सकता हूँ, इसके 2n ना लेके इसमें से n ही अटेन कर रहे. वो 2n है, ये n है, ये 3. ये ऐसे केसेस बने. कितने बने? 7. देयर विल बी द 7 पॉसिबल. अब नहीं, n से छोटा नहीं है, मतलब n ऐसे थोड़ी है कि पॉइंट में लिखा हुआ है क्वेश्चन में. नहीं नहीं नहीं, n/2 कैसे लोगे भाई, इंटीजर पार्ट्स में लेना है, ऐसे नहीं कर सकते. क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देख लेते हैं. इन द एंट्रेंस एग्जाम द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच पेपर इज n. तो आपको n से नीचे नहीं, फिर तो आप पॉइंट्स में भी चले गए. ऐसे नहीं, एक पॉसिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना. तो n, तो अभी बोला कि ये 7 वेज. अभी क्वेश्चन गिवन है, ये अच्छा लगा मेरे को, ये क्वेश्चन वाला पार्ट इसका. तो जब आप n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे ना सेकंड वाले इक्वेशन में, तो 7 आ रहा है. सेटिस्फाई करके देख लो, समझे. टोटल नंबर ऑफ वेज 7 चाहिए. n को 1 पुट करके देखो, ठीक है, यू विल फाइंड 7. जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो दैट इज द मेथड कि आप n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे.
जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, याद है एक क्वेश्चन हमने करा था 10⁻n-1 करके डिविजिबिलिटी रूल में, तो वहां भी n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। एक क्वेश्चन इस तरह का है, जैसे परसेंटेज में क्वेश्चन आता है ना, उसमें आपको 100 पुट करना होता है हर क्वेश्चन में, 100 में से ही कैलकुलेट होता है। ऐसे ही जब भी एनालिसिस करते हैं ना, तो अपन n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं। तो मतलब दिस इज द बेसिक स्टेप। ये करके देखने का एक तरीका है, ऐसा नहीं है कि यही होगा, करके देखने का एक तरीका है। तो जब आप n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे ना, तो आपको 7 मिलेगा। हाँ, और अगर n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो आपको 7 कभी भी नहीं मिलेगा, सारे 7 से बड़े आएंगे। हाँ, दैट इज द मेन थिंग जो मुझे बतानी थी, लेकिन मैं डायरेक्टली बता नहीं सकता था। आपको बी में 7 मिल रहे हैं ना, तो आपको ये पता था कि 7 ही बनाना है। पता तो होगा ना कि एक एम तो पता होना चाहिए ना कि हाउ मच यू नीड टू कैलकुलेट। नहीं, पॉसिबिलिटी तो लेकर चलना पड़ेगा, पॉसिबल्स तो लेंगे। कहाँ लिखा है फिफ्थ पेपर? हाँ, करते n 2n और 3n, तीन में करते करते ना। 3n के एक निकाले, एक ही वे बनेगा 3n का, तो कि सबके 0 और एक लास्ट वाला 3n। फिर उस 3n को 2n में तोड़ो, कि 3n में से मैं 2n ले रहा हूँ, तो लास्ट वाले का, समझे, जैसे इसको तोड़ा, इतना आएगा नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, फ्रैक्शंस में मत जाना, वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। परमुटेशन में फ्रैक्शन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उसका ना सॉल्व करने का बेसिक स्टेप है कि यू शुड हैव टू पुट n इज इक्वल टू 1, तो वो फ्रैक्शन से अवे है, ठीक है। अभी मैं नहीं करवा रहा भाई, क्योंकि ना वो वर्कशीट आप करके आओ तो मजा आएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक वर्कशीट के अंदर स्क्वायर्स बने हुए हैं कुछ करके, पिछले पेज पे है, वो भी आपका सी सेट लेवल है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो सी सेट लेवल के हैं, और 2-3 क्वेश्चन तो हाई है, और नियरली 9-10 क्वेश्चन मुश्किल लगेंगे। करके आना कल, ठीक है सारे। तो कल क्लास मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप मेरा नंबर ले लो, व्हाट्सएप पे मुझसे डाउट पूछ लेना, आई टेल यू।